सो पहला ही सवाल आपका, स्टैटिक्स इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोशन? रियली? स्टैटिक में क्या पढ़ते हो? अच्छा देखो, दो चीज ध्यान रखना। यू आर करेक्ट, दिस इज द स्टेट ऑफ रेस्ट, बट स्टैटिक में हम बेसिकली जब हम बात करते हैं स्टैटिक्स की, वहां पे भी डील विथ कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशंस में जब होते हैं तब हम उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, इट मींस कि आप यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात नहीं करेंगे। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे वेलोसिटी इन्वॉल्व हो सकती है। स्टैटिक के केस में वेलोसिटी इन्वॉल्व हो सकती है, एक्सीलरेशन इन्वॉल्व नहीं हो सकता। मतलब क्या था, मैंने सिंपली बोला कि फोर्सेज का इक्विलिब्रियम होना चाहिए। कहाँ गया इसका ये? फिर से नहीं चल रहा है क्या ये? वांगझू। ठीक है, सो ये ध्यान रखना, कहीं भी ये हो सकता है जब आप बात कर रहे हो स्टैटिक मोशन की, स्टैटिक मोशन में जो फोर्सेज होंगे दे विल ऑलवेज बी इन इक्विलिब्रियम। तो इसीलिए अगर स्टैटिक मोशन होगा तो इट इज पॉसिबल कि जो आपकी बॉडी की, जिस बॉडी की आप बात कर रहे हो वो मूविंग कंडीशन में हो, बट फिर भी आप उसको इस सब्जेक्ट के अंदर में ले आते हो। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंपल सी बात है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, इसका मतलब ना तो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, मतलब बाहर से कोई भी उस पर फोर्स नहीं लग रहा है, सिंपल सी बात हो, तो फिर उस तरीके के बॉडीज को भी हम क्या कहते हैं कि हम इसको स्टैटिक मोशन के अंदर स्टडी करते हैं। सिंपल ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज होना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज का मतलब सिंपल सा है कि मान लो कोई बॉडी है, अब इस पे कॉन्स्टेंटली इधर से मान लो 10 न्यूटन पर सेकेंड, 10 न्यूटन लग रहा है, इस पे कॉन्स्टेंटली लग रहा है। ठीक है, तो ये जो है, और इधर से कुछ, इधर से भी 10 न्यूटन लग रहा है, तो यहाँ पे ये फोर्सेस क्या है, ये इक्विलिब्रियम में, ये मोशन में नहीं आएगा। तो इस तरीके की कंडीशन जब बनती है तब हम उसको बोलते हैं कि वी आर स्टडीइंग द स्टैटिक मोशन। ठीक है, तो स्टैटिक मोशन एंड डायनेमिक मोशन ये जब चर्चा की जाती है, इसके बीच का बेसिक फर्क क्या है, स्टैटिक मोशन में एक्सेलरेशन नहीं होगा। डायनेमिक मोशन की जब बात आएगी, जैसे ही उस पर एक्सेलरेशन होना स्टार्ट होगा तो वहां पे आपको डायनेमिक मोशन हो जाएगा। तो स्टैटिक मोशन के केसेस में फोर्सेज लग सकते हैं, बट फोर्सेज जो होंगे क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे किसी तरीके से, यानी कि बॉडी किसी ना किसी कंडीशन से इक्विलिब्रियम में आएगी। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, सिंपल सी कहानी है। यहाँ पे भी कहानी वही है, स्टैटिक साइंस इज एसोसिएटेड विद सिचुएशन ऑफ रेस्ट में आ जाएगा, और डायनेमिक सिचुएशन जो आएगा वो तो चलो। अच्छा, इसी तरीके से जैसे साइंस में ही है, तो आज के डेट में कंप्यूटर के लैंग्वेज में भी दो टर्म्स यूज होते हैं, एक होता है स्टैटिक प्रोग्रामिंग, ठीक है, और एक होता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। हाँ जी, स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम होता है, राइट। तो स्टैटिक प्रोग्रामिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम, देखो इसमें बेसिक जो फर्क है, हमेशा कॉन्सेप्ट यही चलेगा। तो जैसे जो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके साथ आप नॉर्मली इंटरैक्ट करते हो, ठीक है, नॉर्मली आप उसमें इंफॉर्मेशन गिवन है या पोर्टल वगैरह है, तो वो स्टैटिक पोर्टल्स होते हैं। ठीक है, वो स्टैटिक, वहां पे स्टैटिक प्रोग्रामिंग का यूज किया गया है। जबकि वैसे पोर्टल्स या वैसे वेबसाइट जहां पे आप ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे हो या मूवीज वगैरह देख रहे हो, तो दो ज्यादा डायनेमिक साइट्स। ठीक है, वहां पे जो प्रोग्रामिंग यूज करी गई दैट इज द डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो सेम यही वाला कॉन्सेप्ट है, मोशन की बात हो गई, मूवमेंट है, तो वहां पे आपको डायनेमिक एंड स्टैटिक का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो कहानी सेम ही रहेगी। फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन स्पीड, पुराने गैलीलियो साहब थे, तो गैलीलियो साहब ही ने बताया था, अलग अलग तरीके से लोगों ने बताया, बट गैलीलियो ने बताया था कि भाई जो स्पीड है, ये आपको डिस्टेंस को डिवाइड कर दो टाइम से तो यू गो विल गेट द स्पीड। ठीक है, तो एक्सप्लिसिटली मेंशन किया इन्होंने, बाकी लोगों ने भी बताया उनसे पहले, बट एक्सप्लिसिटली मेंशन करने का काम जो है ये इन्होंने करा था। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो आप ग्रीक वगैरह में भी देखोगे तो उन्होंने भी आइडियाज दिया है इस चीज का। कौन? ये जनरली एस्ट्रोनॉमी में डील करते थे गैलीलियो, जनरली एस्ट्रोनॉमी, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल। तो जनरली एस्ट्रोनॉमी, तो इनकी जो खोज वगैरह सारा कुछ था ना, वो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड ज्यादा था, वो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को इन्होंने कैंसिल किया। क्वेश्चन नंबर 4, करेक्ट इक्वेशन फॉर फाइंडिंग एक्सीलरेशन, v प्लस या v माइनस? अच्छा, 3 फॉर्मूलाज थे नहीं,
3 फेमस फॉर्मूलाज थे मोशन के। हाँ, एक तो था ये, ठीक है, तो आपको ए निकालना है तो v माइनस यू बाई टी आ जाएगा, वो कहानी खत्म। और 2 फॉर्मूला थे, याद आ रहा है? हाँ हाँ, लॉ जब आप नॉर्मली मोशन पढ़ते हो, स्टैटिक डायनेमिक मोशन पढ़ते, माइनस से प्लस, ये गलती ना करें आप लोग, ठीक है। v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और तीसरा था, देखो अगर क्वेश्चन पूछना होगा, अगर उसको मैथमेटिकल टर्म्स में पूछना होगा, हो सकता है न्यूमेरिकल के टर्म में, तो शायद ये 3 इक्वेशंस का आपसे यूज करा ले, ठीक है, बेसिक वाले इक्वेशंस हैं ये। तो यहाँ पे v क्या है, v इज द फाइनल वेलोसिटी, u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, a जो है दिस इज द एक्सीलरेशन, t जो है ये टाइम है, और s जो है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। बाकी सबका रिलेशन जो है ये आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है तो विल सी। तो ये कहानी है यहाँ पे, और तो कुछ है नहीं इसमें, सिंपल सी कहानी। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे सर ये होगा यहाँ पे इन्होंने कुछ कहा नहीं है। देखो अगर आप बात करें प्रैक्टिकलिटी की, तो प्रैक्टिकली ये होना चाहिए था कि 10 kg का जो बॉल है वो पहले आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अगर थ्योरेटिकल की बात करें, थ्योरेटिकल में आप सिंपली अगर आप देखोगे तो अगर आप कहो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर आप मान लो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये भी लिया आपने, या v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लिया। देखो इन तीनों में ही कहीं पे भी मास नहीं है, इन तीनों इक्वेशंस में मास आपको नहीं दिख रहा है कहीं पे। आपको क्या दिख रहा है कि आपको दिख रहा है एक्सीलरेशन सिंपली। और जब आप अर्थ के केस में या प्लैनेटरी बॉडीज के केस में बात करते हो तो वहां पे आप यही ए तो जो है ये आप क्या कर लेते हो, यही तो आपकी ग्रेविटी ड्यू टू एक्सीलरेशन बन जाती है। तो ये किसी भी बॉडी के लिए सेम लगेगी। तो चाहे आप 10 kg का बॉल फेंको या 1 kg का बॉल फेंको, वहां पे जो ये जी लगना है ये सबके लिए सेम लगना है, राइट। तो अगर ये जी सेम लगना है, यानी कि मास का इक्वेशन में मास का कहीं पे रोल नहीं दिख रहा है, तो ऑब्वियसली टाइम क्या होना चाहिए था फिर इनके लिए, टाइम सेम होगा, ठीक है। तो आप इसमें से अगर आपको निकालना है, मान लो कि अगर आपको निकालना है टाइम, ठीक है, दोनों के लिए टाइम क्या होगा, तो मान लो आप ये फॉर्मूला का यूज कर लो, यहाँ पे ये है तो टाइम निकालना है, तो आप जो तीसरा फॉर्मूला है इसको यूज करो। तो एस तो दोनों के लिए 20 है, राइट, इक्वल्स टू यू जो है दैट इज द जीरो, पहला तो इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप किया जा रहा है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो यू जीरो इंटू टी हो गया प्लस हाफ, एंड यहाँ पे जी टी स्क्वायर हम मान लो पहले के लिए ले रहे हैं, जिसका कि मास जो है 10 kg है। लेकिन अगर हम दूसरे को भी पुट करेंगे तो यहाँ पे हम मास को तो कहीं पे लेके नहीं आ पा रहे हैं ना, मास को हम इंट्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं, अगर हम इसको कैलकुलेट करना होगा तो थ्योरेटिकली ये क्या होना चाहिए, थ्योरेटिकली ये होगा कि बोथ ए एंड बी विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। अब प्रैक्टिकली क्या होगा, तो प्रैक्टिकली बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। प्रैक्टिकली क्या वेरिएशंस हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका 10 kg है वो, तो उसका मास गिवन है, उसका साइज नहीं पता है आपको, तो साइज नहीं पता तो यू द फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस उसका कितना होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कि 1 kg ही है, और 1 kg का काफी डेंस ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, डेंस है, और कंपेयर टू 10 kg है वो काफी बड़ा है साइज में, तो अगेन यू कैन से कि इसमें क्या होगा क्या नहीं, आप कंफर्म नहीं कह सकते, तो फिर आपको थ्योरेटिकल पोजीशन को लेके के जाना पड़ेगा। कैसे, मान लीजिए वो 10 किलो का बॉल गिराएंगे, एक किलो का बॉल गिराएंगे, ऑब्वियसली 10 किलो का बॉल पहले नीचे नहीं, वही तो मैं बात कह रहा हूँ ना, मैंने 1 kg को ऐसे बल्ब बना दिया, ठीक है, और 10 kg को मैंने काफी बड़ा थिन शीट बना दिया, बॉल तो मेंशन किया हुआ है। अच्छा चलो बॉल भी बड़ा बना दिया,
बड़ा बॉल बना सकता हूँ ना, डेंसिटी तो मेंशन नहीं है। बात समझ में आ रही है? कहने मेरा सिंपल से कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल कंडीशंस में बहुत सारी वेरिएशंस हो सकती है। प्रैक्टिकल कंडीशंस में इनको वेरिएशन के टाइप बहुत सारे हो सकते हैं। अब बॉल है तो बॉल मान लो डेंसिटी पे डिपेंड करेगी ना। एक बॉल लोहे की हो जाए तो लोहे की बॉल होगी तो 1 kg होगा, छोटा साइज का होगा, और दूसरी बॉल में बनाऊं उल का, बना सकता हूं ना, साइज बड़ा हो जाएगा तो वेरिएशन आएगा। इसीलिए आपको थ्योरेटिकल पोजीशंस को लेके चलना पड़ेगा कि थ्योरेटिकल पोजीशन क्या कह रही है। और थ्योरेटिकल पोजीशन में सिंपल सा स्टैंडर्ड आइडिया यही है कि आप कुछ भी गिराओ, मास कुछ भी हो, वेलोस उसकी उसकी उसका आपका जो डायमेंशन है वो कुछ भी वो मैटर नहीं करता है, वो सिंपली सेम टाइम में क्या होगा, पहुंचेगा, क्योंकि वहां पे एक्सीलरेशन सब पे जो है वो सेम लग रहा है। दैट्स द सिंपल आइडिया। ठीक है, तो ये चीज क्लियर रखेंगे इसको। क्या होगा जो इसमें चेंजिंग हो सकता है? हाँ जी, क्या चीज होगा, तो अगर यहाँ पे मान लो एक चीज कर दे आपको, अगर इसी चीज को कर दे थोड़ा सा क्लियर करके कि यहाँ पे आपको इसको क्वेश्चन को अगर इसको एक्यूरेट पूछना चाहिए तो इसको वैक्यूम मेंशन करना चाहिए था पहली चीज तो, ठीक है, या आइडियल कंडीशन मेंशन करना चाहिए था। अब रह गई कि कई कंडीशन में चेंज हो सकते हैं, तो इसके चेंज होने कई कई तरीके हैं। एक तरीका यह है कि जैसे मैंने मटेरियल की बात कर ली कि मटेरियल ही आप बदल दो, ठीक है, उसके अलावा साइज बदल दो, आप एक ऐसा बनाओ जिसका कि स्ट्रीमलाइन फ्लो हो, जैसे एरोप्लेन्स वगैरह का होता है ना, नुकीला होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा तो वो सिंपली मूव करेगा, उसको उसको एयर रेसिस्टेंस उतना नहीं मिलेगा। दूसरा उसका शेप बदल दो, उसका उसका शेप जो है थोड़ा रेसिस्टेंस लगने वाला शेप बना दो ऐसे, और इस डायरेक्शन में उसको मूव करने दो, इधर से एयर फ्लो लगेगा। कंपेयर टू एक ऑब्जेक्ट ऐसा है तो ये क्या होगा, इस पे एयर रेसिस्टेंस नहीं लगेगा, ये एरोडायनेमिक इसका डिजाइन है, ये आराम से मूव करेगा, इस पे आ जाएगा, इस पे लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं। हाँ जी, अब नहीं, अगर अगर वो स्टैंडर्ड कंडीशन की बात नहीं करेगा, आइडियल कंडीशन की बात नहीं करेगा, तो फिर वो अलग तरीके की फिजिक्स हो जाएगी। ठीक है, वो फिर अलग कहानी हो जाएगी कि कैसे कैसे एरोडायनेमिक्स इन्वॉल्व होगा, क्या उसका कौन सा ऑब्जेक्ट जा रहा है, उसका क्या फ्रिक्शन है। मटेरियल लेवल पे भी फ्रिक्शन लगते हैं। कुछ मटेरियल को जैसे लिक्विड होता है तो देखोगे कुछ मटेरियल को आपको होल्ड करके हम्म हम्म उसमें दोनों सेम आएगा थ्योरेटिकली। थ्योरेटिकली अगेन आई एम सेइंग थ्योरेटिकली। हाँ, इन एब्सेंस अगर आइडियल कंडीशन की बात करें कुछ नहीं है, बाकी कहानी सेम है, तो फिर वो सेम आना चाहिए, सेम टाइम पे आना चाहिए। ठीक है, अब हवा का नुकसान, हवा हवा होगी, एयर होगा, एयर रेसिस्टेंस अब आप कितने हाइट से गिरा रहे हो वो भी मैटर करेगा ना। हाँ, सेमी पोजीशन से निकला है, अब मान लो सेम पोजीशन से निकला है, हाइट बहुत ज्यादा है, तो क्या होता है कई बार एयर ड्रैग करती है, जैसे बॉल को गिराओगे ऊपर से। हाँ, बात समझ में आ रही है, तो वो कहानी होती है। या फिर कई बार देखोगे बॉल वगैरह को ना काफी हाइट से गिरा ना, वो सीधा नहीं गिरती, एयर क्या करती है उसको ड्रैग करती है, तिरछा करके क्रॉस करता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोला कि बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी उसमें, वो फिर आपके ये से या हमारे ये से बाहर चला जाएगा, वो उसमें एरोडायनामिक्स के कंडीशन आ जाएंगे, वी डोंट नीड टू गो इनटू दैट थिंग। ठीक है, कह सकते हैं उसमें तो आपका है कि जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो क्या होगा, नीचे आ रही तो क्या होगा, कांस्टेंट मोशन में जा रही है, वेलोसिटी उसका कांस्टेंट है तो क्या होगा। बट यहाँ पे भी ध्यान रखना, लिफ्ट में भी अगर हम बात करते हैं ना, लिफ्ट अगर एक्सीलरेट नहीं कर रही है, ठीक है, या चलो थोड़ी देर के लिए मान लिया लिफ्ट अगर है यहाँ पे और लिफ्ट यहाँ पे मूव कर रहा है, और मैंने यहाँ से बोला कि 2 बल्ब को गिराया, ठीक है, कौन पहले ग्राउंड को, हाँ, आदमी का वजन भी पूछता है, इंक्रीज और डिक्रीज के करने पे एक्सीलरेशन के टर्म्स में। ठीक है, एक्सीलरेट करेगा तो क्या होगा, हाँ, डिक्रीज। देखो इसका एक सिंपल सा तरीका बता दूं, सिंपल सा तरीका बता दूं। देखो अगर ये सवाल कभी पूछ दे कि लिफ्ट में क्या होगा, ऊपर जाने के कंडीशन, नीचे जाने के कंडीशन में, तो इसकी एक सिंपल सा ट्रिक है। लिफ्ट में एक्सपीरियंस किए हो, ये चरखी पे चले हो, चरखी वाले पे, अरे वो क्या बोलते हैं उसको, झूला, क्या फील होता है ऊपर जाते हो तो, अरे मजा नहीं आता है मैंने, और नीचे आने पे सांस लगती है ना कि हल्का वेटलेसनेस फील हो रहा है, ये क्यों होता है, क्योंकि आपका वेट जो है आप हल्का हो रहे हैं। ठीक है, तो नीचे जब जा रहा है वो तो आप हल्का हो रहे हैं, यानी कि लिफ्ट जब नीचे जाएगी एक्सीलरेट करके, ध्यान रखना यहाँ पे एक्सीलरेशन होना चाहिए, लिफ्ट वाले केस में हमेशा एक्सीलरेशन होना चाहिए। अगर एक्सीलरेशन नहीं होगा, एक्सीलरेशन अगर 0 है तो फिर ये केसेस नहीं लगेंगे, आप सिंपल मोशन वाले केसेस लग जाएंगे, स्टैटिक मोशन वाले केसेस लग जाएंगे।
ठीक है, आप सिंपली समझो कि अर्थ पे मैं खड़ा हूं। लेकिन अगर ये लिफ्ट मूव कर रही है और ये नीचे की ओर एक्सीलरेट कर रही है, नीचे की ओर एक्सीलरेट कर रही है, तो जिस स्पीड से एक्सीलरेशन करेगी तो जी का जो वैल्यू होगा ना आप पे, जी एपेरेंट, यानी जो आप फील करोगे, ग्रेविटी जो आप फील करोगे, दैट विल बिकम जी एक्चुअल, यानी कि जो जी है अर्थ की, माइनस कर दोगे इसको जो इसका एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट है, एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट। सिंपल सी कहानी। क्यों? क्योंकि वेटलेसनेस फील होगी। अब क्यों होगी वो अलग बात है, मैंने आपको रिलेट करने के लिए बता दिया। आप याद कर रहे थे कि झूले पे क्या हुआ था मुझे, चढ़ते टाइम क्या होता है, आपको हेवीनेस फील होगी, ऊपर जा रहे हो ना, वहां पे क्या होगा कि ये जब लिफ्ट ऊपर जा रही होगी एक्सीलरेशन से, एक्सीलरेट करेगी ऊपर में, तो यहाँ पे एक तो इसका जी काम करेगा, यहाँ पे जी अपेरेंट क्या हो जाएगा, जो फील होगा आपको वो हो जाएगा सिंपली जो आपका अर्थ का ग्रेविटी है, प्लस में आपको यहाँ पे जो एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट, ये आपको फील होगा। तो लिफ्ट वाले केस में सिंपल ऊपर जाएगा और यहाँ पे एक्सीलरेशन होना चाहिए, केवल और केवल वेलोसिटी वो बोल रहे कि द लिफ्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ एनीथिंग, फिर यहाँ पे ये फॉर्मूलेज काम नहीं करते, वहां पे नॉर्मल वाले फॉर्मूले लगा देते, वहां पे ये नहीं लगेगा, ये हमेशा लगेगा ओनली इन द केस ऑफ जब एक्सीलरेशन होगा। अब इसमें वो पेंडुलम डाल दे, इसमें वो स्प्रिंग डाल दे, वो करा ले, ठीक है, बट कहानी चलते रहती है, ओवरऑल होगा कैसे एक्सीलरेशन वाले केस में, ठीक है। चलो इसके बाद वो आपसे इस पे कैलकुलेट करने नहीं देगा, बढ़ता हुआ या घटता हुआ थोड़ा बहुत पूछ लेगा, हो सकता है, तो उसमें कुछ नहीं करना है ना आपको, जी अपेरेंट है, वेट आप जो है क्या फील होता है, वेट आप इसी को तो बोलते हो ना, मास इनटू, एक क्वेश्चन हो सकती है, एक व्यक्ति का वजन 60 किलो है, लिफ्ट को ऊपर से नीचे छोड़ दिया गया है, तो व्यक्ति का वजन कितना होगा? लिफ्ट को उसका एक्सेलरेशन होगा, अच्छा ड्यू टू जी है ना, वो जीरो हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, हाँ वो सिंपल हो जाएगा। उसमें उसमें हुआ क्या, देखो लिफ्ट को आपने छोड़ा, लिफ्ट फ्री फॉल में आ गई, फ्री फॉल में आ गई यानी इसका जी कितना हो गया, इसका जी इक्वल्स टू जो जी अर्थ का है, दोनों जीरो हो गया। अब जैसे ही मैंने बताया आपको कि जो जी अपेरेंट है वो क्या होगा, वो जी जो आपका ग्रेविटी है माइनस एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट है, तो यहाँ पे जी माइनस जी खुद आ गया दोनों, तो यहाँ पे जी अपेरेंट आपका क्या हो गया, जी अपेरेंट जीरो हो गया जो आपको फील हो रहा है, और जी अपेरेंट अगर जीरो फील हो रहा है तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी ड्यू टू एक्सीलरेशन, तो यहाँ पे जी क्या हो गया आपका, मास इंटू जी दैट इज जीरो, खत्म कहानी, वेटलेसनेस हो गई, कहानी खत्म, ठीक है, सिंपल सी कहानी। तो कोई भी लिफ्ट अगर फ्री फॉलिंग कोई भी चीज होगी उसमें जी जीरो हो जाएगी, इसलिए आपको पूरी तरीके से लिफ्ट कभी टूटेगा तो आपको लगेगा कि मैं वेट फ्री हो गया, आजाद हो गया हूँ। वही 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 वैसे ही कुछ कहानी चलती है, ठीक है। चलो बाकी आपसे इसमें कैलकुलेशंस करने बहुत टफ नहीं, वो वेटलेसनेस वाला उसने केस पूछ लिया, ऑब्वियसली वो हो सकता है क्योंकि सिंपल है, बाकी वो और कुछ ये कैलकुलेट वगैरह करने नहीं देगा, वो नहीं देगा आपको पेंडुलम लटका के बता इसका टाइम पीरियड कैसे वेरी कर रहा है, इट विल नॉट बी आस्क्ड। फिर से वही कहानी है, ठीक है, कि फेदर, रबर बॉल, वुडन बॉल, कुछ भी गिरे, थ्योरेटिकल पोजीशन आपको यही बताती है कि सारे के सारे एक साथ पहुंचेंगे ग्राउंड, ऑल द थ्री विल रीच एट द ग्राउंड, क्योंकि मास है ही नहीं ना, आप जो फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हो वहां पे मास का रोल नहीं, वहां पे मास नहीं, एक्सीलरेशन सबका सेम। हाँ जी, वैक्यूम में ध्यान देना, ये रेसिस्टेंस है ही नहीं ना, अब रेसिस्ट क्या करेगा इसको, यहाँ पे रेसिस्टेंस की कोई बात नहीं, तो आइडियल कंडीशन हमेशा मेंशन करेगा आपको। हाँ जी, नहीं वेट का भी रोल दिया ना, फॉर्मूला में याद करो कहीं पे वेट था, वेट नहीं है ना, वेट आ जाता तो फिर तो कहानी बदल ही जाती, वेट या मास आ जाता तो फिर कहानी अलग हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पे कभी भी अगर वैक्यूम की कंडीशंस है उसमें मोशन हो रहा है तो इट विल ऑलवेज बी सेम फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट। आपने फिजिक्स बनाई थी क्लास 9-10 में पढ़ी थी, मान लो हाइट वाले क्वेश्चन बनाते थे उसमें केवल मास मेंशन होता था कि भाई इतना इसका वेट है, वो भी एनर्जी निकालने के लिए मेंशन होता था, उसमें कभी चर्चा नहीं होती थी कि आपका शेप क्या है, साइज क्या है, इट इज नेवर मेंशन, ठीक है, क्योंकि वो आइडियल कंडीशंस की बात होती है, नॉट द, हाँ जी, एक बॉल और एक पंख को हम लोग वैक्यूम में गिराते हैं तो साथ में वैसा क्यों लगा सके, एक पंख और एक सुई को साथ में गिराएंगे, सुई का लेकर जाएगा, नहीं वो भी सेम जाएगा, वो भी सेम जाएगा, आप कुछ, अब इसके लिए मुझे तुम्हें आइंस्टाइन वाले तरीके से ले जाना पड़ेगा एक्सीलरेशन समझाने, रुको, एक तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन हो जाता है, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन जो मैंने तुम्हें बता दिया, कई बार फिजिक्स जो है मैथमेटिक्स एक्सप्लेन कर दी जाती है, लेकिन कई बार इसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करो। चलो लिफ्ट वाले केस को समझते हैं,
ठीक है, इमेजिन कर लो कि अर्थ जो है एक लिफ्ट है, ठीक है, अर्थ जो है एक लिफ्ट है, अर्थ पे कोई ग्रेविटी, इस लिफ्ट पे कोई ग्रेविटी काम नहीं कर रही, ठीक है, इस लिफ्ट पे कोई ग्रेविटी काम नहीं, हम जो है हम स्टैटिक में, हम मोशन में, हम स्टैटिक में, हम कोई मोशन में नहीं है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, इस यहाँ पे दो सेम मास के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, ये फ्री है, ये नीचे नहीं गिरेंगे, मतलब ये उससे किसी चीज से अटैच नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने इनको मान लो किसी मैकेनिज्म से अटैच किया हुआ था, अचानक से वो मैकेनिज्म निकाला तो ये नीचे की ओर आने चाहिए थे। अब दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप इसको नीचे की ओर लेके मानो कि ये नीचे की ओर जा रहे हैं, या तो आप ये मानो कि ये लिफ्ट ही ऊपर की ओर जा रही है, ये भी पॉसिबल है ना, लिफ्ट को मैं ऊपर की ओर उसी गति से भेजूं, इनको नीचे ना आने दूं, ये अपने जगह पे स्टैटिक रहे, बट काफी स्पीड से जो है ये लिफ्ट ऊपर की ओर जाए, होगा। अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है तो क्या होगा, दोनों ऑब्जेक्ट्स सेम टाइम में लिफ्ट को टच करेंगे, या लिफ्ट दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेम टाइम में टच करेगा। एक्चुअल में जो आपकी ग्रेविटी काम करती है कुछ इसी तरीके से काम करती है, क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं बदलती, ग्रेविटी हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से काम करती है। रीजन इज कि अर्थ का साइज बहुत बड़ा है, कोई सिंपल ऑब्जेक्ट भी होगा तो उसके हिसाब से वो बदलेगा नहीं कुछ, उसको उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि जितने टाइम ये नीचे आएगा बहुत धीरे धीरे आते, बट उसके पहले लिफ्ट की स्पीड इतनी थी कि लिफ्ट वहां पे पहुंच गया। ठीक है, अब ये दो ऑब्जेक्ट हटा दो और यहाँ पे लेके आ जाओ, एक जो आपने फेदर कहा और एक जो कहा निडल। अब सेम सिचुएशन इमेजिन करो, सेम टाइम में टच करेगा, कुछ ऐसे ही है फिजिक्स, ठीक है। कई बार थ्योरेटिकल हम फिजिक्स को इसीलिए हम समझ नहीं पाते क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स, वो आपको टर्मिनोलॉजी मिल जाती है टेक्निकल लैंग्वेज में, हम उसको जब तक इमेजिन नहीं करेंगे हम समझ नहीं पाएंगे ये चीजें चल क्या रही हैं। ठीक है, चलो ये बताओ, बॉम्ब इज ड्रॉप्ड एट अ पॉइंट फ्रॉम अ मूविंग एयरप्लेन, ठीक है, सर प्रोजेक्टाइल मोशन। अब मुझे लग रहा है आज मैथमेटिक्स पढ़ा के ही रखेंगे, ठीक है, अगर बम गिरा है हाँ होगा, चलो तो उतने, एक ही पॉइंट है, हाँ, इन कंडीशंस के लिए मान लो कि वैक्यूम है और प्लेन मूव कर रही है, हम्म, इसने नहीं लिखा एरोप्लेन एक्सप्लोरेशन में है कि नहीं, हाँ तो मूविंग है ना, चल रहा है, एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। देखो हमेशा ध्यान रखना, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जैसे ही आते हैं ना केस बदल जाते हैं, देयरफॉर आई एम सेइंग मूविंग। अगर केवल उसने मूविंग कहा है तो आप मान लो कि किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, क्योंकि जैसे एक्सेलरेशन आएगा तो फिर कंपोनेंट बदल जाएगा, ठीक है। सो टेक दिस केस, और ये सिंपल क्वेश्चन इसने आपसे मूविंग का मतलब उसने वेलोसिटी कहा है। हाँ बोलो क्या बोल रहे थे। वो स्पेशल बम की कहानी नहीं है, ये सिंपल सी बम है, नहीं नहीं सुनो, ये सिंपल सा बम है जो पायलट नहीं फेंक भी नहीं रहा है, ठीक है, पायलट अपने हिसाब से जिस प्लेन में मूव कर रहा है उस प्लेन से ही ड्रॉप कर देगा, दैट्स इट। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ जी, देखो देखो देखो, थोड़ा एरोप्लेन बनाता हूं मैं, ठीक है, ठीक है, चलो यहां से इसने बम को ड्रॉप किया, अब क्योंकि इसने बात कहा है द एरोप्लेन इज मूविंग, तो जब ये बम को ड्रॉप करेगा तो इस ये बम भी मोशन में है, एरोप्लेन के साथ में ये भी मोशन में है, इस बम में दो तरीके की मोशन हो रही है, एक मोशन होगा जो इस एरोप्लेन की वजह से इसका फॉरवर्ड मोशन था, राइट, और दूसरा मोशन होगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी जो कि ये नीचे आएगा, दो मोशन चलेंगे इसमें, होगा। अब देखो इस मोशन में इसने बोला कि प्लेन इज मूविंग, मैं मान लेता हूं वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए कि एक्सीलरेशन अगर ले लोगे तो केस और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हमने सिंपली मान ली कि ये कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी है, कुछ तो मूव कर रहा होगा, वो मूव कर रहा है,
अब मान लो इसके ये मूव करने की स्पीड कुछ है v1 जो कि ये मूव कर रही है। अब एक चीज बताओ, क्या इस डायरेक्शन में कोई ओपोजिंग फोर्स है अगर एयर को हटा दो तो? ओपोजिंग फोर्स नहीं है, कोई भी नहीं है, यानी कि ये हमेशा इस डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा। उस हिसाब से ये प्लेन और ये दोनों का स्पीड सेम था, एक ही प्लेन है ना, इसी प्लेन से आप निकले हो, यानी कि जितना दूर ये चलेगा उतना ही दूर ये भी चलेगा सेम पे टाइम पीरियड में। आएगा तो इसका एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा सर, इसको स्पीड कहां से मिलेगी? रुको, ये इसके पास मास है, इसके पास कुछ वेलोसिटी है, इसका कुछ मास है कुछ वेलोसिटी है, राइट। अब अगर इसको एक्सेलरेशन को जीरो करना है तो कोई ना कोई ओपोजिंग फोर्स तो चाहिए ना। न्यूटन का पहला लॉ याद करो, एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विल बी इन मोशन एंड इफ इट इज इन रेस्ट इट विल बी इन रेस्ट अनटिल एंड अनलेस कोई ना कोई फोर्स वहां पे काम कर रही है। अब मैं यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं काम कर रही, इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, नीचे वाले की नहीं। इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं है, कुछ नहीं है, एयर है ही नहीं। अगर नहीं है वैसा, यानी कि ये अगर v के साथ चले तो ये चलता रहेगा, ये बॉम्ब चलना चाहिए इसको थ्योरेटिकली। नीचे के डायरेक्शन में इस पे फोर्स है, नीचे डायरेक्शन में यहाँ पे एक फोर्स लग रही है, दैट इज द ग्रेविटी लग रही है, ये यहाँ पे इसको एक्सेलरेशन देगी, राइट। यानी कि नीचे ये आएगा, एक टाइम के बाद यहाँ पे सरफेस आ जाएगा, तो ऑब्वियसली सरफेस इसको ये करेगा, सरफेस पे अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा क्या बेसिकली, यहाँ पे होगा ये कि ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, लेकिन एक मूवमेंट इसका इस डायरेक्शन में भी है, तो ये हमेशा इसका v कंपोनेंट हमेशा सेम रहेगा और ये बॉम्ब जो है ये नीचे की तरफ खिंचता हुआ आएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला कंपोनेंट एक्ट कर रहा है, इसीलिए पैराबोलिक पाथ। अगर यहाँ पे इस पोजीशन पे मैं कहूं कि इस पोजीशन पे बॉम्ब का स्पीड बताओ क्या है, बॉम्ब किस स्पीड से जा रहा है जमीन की ओर, तो इसके स्पीड के दो पार्ट होंगे, एक पार्ट जो है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा इसके बराबर रहेगा, ये यहाँ पे भी v1 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अगर मैं कहूं कि यहाँ पे इसका ये वाला डायरेक्शन का स्पीड बताओ, तो इसका ये वाला स्पीड बदल चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी काम कर रही है, एक्सेलरेशन लग रहा है, तो इसका ये वाला अगर आपको लिखना होगा तो मान लो इसका ये डायरेक्शन में e1 था, लेट्स सपोज जस्ट, तो अब इसका जो v2 हो चुका होगा या u2 हो चुका होगा, वो हो चुका होगा e1 प्लस gt, इसका स्पीड बढ़ चुका होगा नीचे वाले डायरेक्शन में, तभी तो नीचे मूव कर रहा है ज्यादा तेजी से, ये कहानी चलेगी। अब हम केवल फोकस करते हैं इस वाले डायरेक्शन पे। जितने देर में ये प्लेन यहां से यहां पहुंचा होगा, स्पीड इसका v1 है, तो मान लो t टाइम के बाद हम बात करें v1 इंटू टी, v1 इंटू टी, तो t टाइम में ये बॉम्ब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहां से यहां पहुंच गया, यानी कुछ s नाम की डिस्टेंस कवर करी होगी इसने, s1 ले लिया। इस प्लेन का स्पीड क्या है, v, वही सेम जो इसका स्पीड था, उसी से तो निकला है वो, एंड ये भी सेम टाइम में ये क्या देखेगा, t डिस्टेंस क्या होगा दोनों का। तो पायलट जब वो मूव कर रहा है, इसको तो कोई अलग से फोर्स मूव नहीं करा रहा है, किसको, इसको तो ड्रॉप करके छोड़ दिया और उसको प्लेन को मूव नहीं, जैसे देखो ये होता क्या है, एक होता है कि इनर्शिया में, बॉम्ब अभी भी इनर्शिया में है ना, जब प्लेन मूव कर रही है, तो प्लेन मूव करे तो उस प्लेन का स्पीड तो इसके पास है ना, वो ट्रेन वाली कहानी है। सर एक एग्जांपल छोटा सा, प्लेन से कोई चीज फेंकते हैं तो वो पीछे चला जाता है, हाँ, आगे तो नहीं जाता सर, तो इसमें भी तो वही होगा। हाँ वही तो हम भी कह रहे हैं, प्लेन आगे निकल जाएगा, वो पीछे छूट जाएगा। रुको, ट्रेन में क्या हो रहा है, जब आप ट्रेन की बात कर रहे हो, यहाँ पे आप ट्रेन पे हो, एंड यहाँ पे आपने जब बल्ब को फेंका, यहाँ पे आप कहाँ से देख रहे हो, यहाँ से आप देख रहे हो इस पर्सन के रेफरेंस से। अभी कहानी को मेरी समझो, अभी मैंने कहानी पूरी नहीं की है। आप इस ट्रेन में खड़े होकर पॉइंट ऑफ रेफरेंस से देखोगे तो बल्ब कहाँ गई, जो आपने गेंद को फेंका वो कहाँ गया, पीछे गया। यानी कि अगर मैं पायलट के रेफरेंस से बात करूं कि पायलट को क्या दिख रहा है, तो पायलट को क्या दिखेगा, पायलट को बम पीछे गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ग्राउंड पे खड़ा होकर देखूं इस चीज को, तो मुझे क्या दिखेगा, क्या पीछे नहीं, अरे बाबा मैं क्या देखूंगा कि जब ये बम नीचे जमीन पे टकराया तब प्लेन कहाँ होगा, जस्ट इसके एग्जैक्ट ऊपर में होगा। वो उसको ये नहीं दिखेगा जो ग्राउंड से यहाँ दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए डिस्टेंस देखो, ये जहां पे बम जब ये नहीं है ना सर, हाँ ये है
जरूरी है सर, अरे आगे भी नहीं कर सकता है ना सर। अरे बाबा, अरे हम लोग को देखिएगा सामने में ही, बस वहां का केस बता रहा है कि उस- मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि पहले केसेस को समझ लो इजीली। देखो मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं, फिजिक्स में अब मुझे बताओ यहाँ पे कैसे आगे निकल रहा है, मुझे कोई एक नंबर दो कि इस वजह से वो आगे निकल जाएगा। मैंने आपको अपना केस रखा ना कि क्यों इसको सेम दिखेगा। अब अगर आप कह रहे हो कि नहीं अलग दिखेगा, मूविंग में सर हाँ। मूव कर देगा, इसका फोर्स ग्रेविटी किया के जा बम रहा का है, वो मूव उसको कर रहा है, नीचे इसको खींच लेगा, कौन सा फोर्स उसको किया तो जा ना रहा है? बम ऐसे करके गिरेगा। अरे रुको 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 रुको, मैं ट्रेन में ट्रेन छोड़ते मैं रुक जाता हूँ क्या? मैं ट्रेन से जंप करूं मैं रुक जाऊंगा सीधा? अगर ट्रेन रुकी है तो आप नहीं ट्रेन चल रही है। आप थोड़ा सा आप movement अरे बाबा आप चल रहे हो ना, आप रुके क्यों? क्योंकि आप पे फ्रिक्शन लगा ना। आप जब ट्रेन जब चल रही थी आप जंप किए, आप क्यों रुके? क्योंकि फ्रिक्शन लगी जमीन पे, रुको। अगर वो स्नो होती आप ज्यादा दूर तक खींचते, उतना जल्दी नहीं रुक पाते। नहीं मैं ट्रेन मूव करिए, किसी स्पीड से मूव करिए, चलो मैं ट्रेन की मूवमेंट को कांस्टेंट रख दूं, ठीक है? ये ट्रेन है, मैं इसको मैं इससे जंप करूं, ये ट्रेन चल रही है किसी भी वेलोसिटी के साथ, ट्रेन ये चल रही है, मैं जब इसे जंप करूंगा तो ऑब्वियसली मैं मोशन में रहता हूं। अब मैं रुकता क्यों हूं? क्योंकि फ्रिक्शन होता है। अगर ये प्लेटफॉर्म इमेजिन कर लो थोड़ी देर के लिए, ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे कंकड़ पत्थर बहुत ज्यादा होंगे, मैं बहुत जल्दी रुकूंगा। प्लेटफॉर्म पे मार्बल होगा, मैं थोड़ा ज्यादा दूर तक खींचूंगा। ये स्नो हो जाए, एकदम चिकना हो जाए, मैं यहां से काफी दूर तक खींचता चला जाऊंगा। इमेजिन क्यों? लेकिन हो क्या रहा है इसमें? फ्रिक्शन कम हो रहा है ना। अब इमेजिन करो कि इस सरफेस पे फ्रिक्शन 0 हो जाए, तब क्या होगा? आई विल नॉट स्टॉप, आप रुकेंगे ही नहीं। फ्रिक्शन की बात हो रही है, फ्रिक्शन कम हो रहा है यहाँ पे, यही तो मैंने बात, अगेन आप किसकी बात करो? आइडियल कंडीशन की। यहाँ पे एयर है, बट एयर का मूवमेंट पे निग्लेजिबल इंपैक्ट होगा। एयर कितना ही फ्रिक्शन देगा? आप इमेजिन करो ना, एयर तो यहाँ पे भी होगा, वो ना, एयर आपको कितना रोक लेगी? नॉर्मल कंडीशन अगर एयर है तो उसमें क्या फ्रिक्शन, कितना फ्रिक्शन देता है एयर? ठीक है, आप इतना, और इसमें किसी बड़े ऑब्जेक्ट की बात, छोटे से बम की बात करें, हमारे साइज की चीजों की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये मैं अगेन बात कर रहा हूं आइडियल कंडीशन की। आइडियल कंडीशन की फिजिक्स क्या बोलती है आपको? अगर ट्रेन है और वहां पे नीचे में फ्रिक्शन नहीं लगा, आप अगर जंप करोगे यू विल नेवर स्टॉप, क्योंकि आपको रोकने के लिए ओपोजिंग फोर्स यहाँ पे क्या था? फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन को मैं हटा दूं तो कहानी खत्म। ऊपर में यही चीज तो कम है ना। मैंने बम को ड्रॉप करा, बम में एक स्पीड था, वही ट्रेन वाली कोरोलरी यूज करो, बम में एक स्पीड तो था ना, ये स्पीड इसका वर्टिकल, इसका इस डायरेक्शन में स्पीड 0 था, ठीक है? आपने यहां से बस बम को छोड़ा, तो बम को जब छोड़ा तो ये प्लेन के साथ मूव कर रहा था, इसका v1 डिस्टेंस के साथ हो जाएगा, उसका स्पीड भी वही रहेगा, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन नहीं है तो ये भी डिस्टेंस चलता जाएगा। अगर नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ग्रेविटी नहीं होती तो ये बम भी इसके साथ साथ चलता रहता। क्यों? क्योंकि इसको नीचे लाने वाला कुछ नहीं होता, इसके साथ मूव करता रहता। क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी एक्ट करना, ग्रेविटी ने शुरू किया तो ये नीचे आना भी शुरू हुआ, इसके साथ एक नया कंपोनेंट जुड़ा। अब ये नया कंपोनेंट, एक कंपोनेंट जो इसको इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, जो इसके पास पहले से वेलोसिटी था, और दूसरा कंपोनेंट जो इसको नीचे की ओर खींच रहा है, इसीलिए इसका पाथ जो है आपको पैराबोलिक बनेगा, ना कि अगर केवल ग्रेविटी एब्सेंट होती ये स्ट्रेट लाइन में सीधा जाता। और दूसरा कंडीशन, अगर मैं प्लेन को रोक दूं, फ्लाइट में रोकूं प्लेन को एंड देन बॉम्ब को ड्रॉप करूं, तब क्या होगा? तब सिंपली बॉम्ब नीचे आएगी, सिंपल नीचे आएगी, क्योंकि उसके पास हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं है, ठीक है? तो ये तीनों कंडीशन समझो। इसके अलावा जब भी मोशन में बात आए कि क्या होगा, कैसा कर्व बनेगा, हमेशा देखो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, देख कौन रहा है, हु इज द पर्सन हु इज ऑब्जर्विंग की चीजों को, ग्राउंड से ऑब्जर्व हो रही है या फिर आपको जहां से आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वही ट्रेन वाली बात, ट्रेन में बल्ब को उछाल रहे हो ऐसे, उसका मोशन क्या है, कैसा पाथ बन रहा है, इट विल डिपेंड कि वो कौन देख रहा है उसको, कोई सीट में ट्रेन के अंदर से बैठ के देख रहा है या ट्रेन के बाहर से खड़ा कोई आदमी दिखे। तो ट्रेन के सीट पे बैठा हुआ आदमी अगर बल्ब को उछाल रहा है तो उसके लिए वो 0 मोशन में, उसका वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। बट इमेजिन कि समवन स्टैंडिंग फ्रॉम द प्लेटफॉर्म उस बल्ब को ऑब्जर्व कर रहा है, तब उसके पास मोशन है, वो बल्ब मोशन में है, बट इस पर्सन के लिए वो रेस्ट में है। बात समझ में आ रही है? तो पायलट जब ऑब्जर्व कर रहा है, पायलट, तो पायलट को क्या दिख रहा है? पायलट ने बॉम्ब को छोड़ दिया है यहाँ पे, तो वो मूव कर गया आगे। लेकिन यहाँ पे कोई ग्राउंड पे खड़ा होकर जब देखेगा तो जब तक ये जमीन पे टकराई
प्लेन भी यहाँ पे आ चुकी थी, तो इसके लिए वो मोशन जो दिखेगा इट विल की हॉरिजॉन्टल ही चल रहा है। ये स्टैंडर्ड फिजिक्स की बात करूं अगेन। तो बम इसीलिए आप देखोगे कि ये ड्रॉपिंग की बात हो रही है, ड्रॉपिंग की बात हो रही है, तो ऊपर से जब वो देखते हैं मूवीज वगैरह में देखोगे तो वो ड्रॉप करके दे विल सी कि नीचे नीचे देख रहे हैं। अब उसमें होता क्या कि जनरली बम आज के डेट में ड्रॉप नहीं होते, पहले होते थे। अब आप मूवी देखोगे तो दे विल लॉन्च अ प्रोजेक्टाइल, वो प्रोजेक्टाइल जाता है। वो प्रोजेक्टाइल भी कैसे जाता है, हमेशा हमेशा मोशन करना, वो हमेशा इस डायरेक्शन में जाता है, हमेशा उसका कभी भी डायरेक्शन सीधा ऐसे नहीं होगा या सीधा वो चलता नहीं जाएगा, इट विल गो लाइक दिस। ठीक है, तो उसमें वो एक वेलोसिटी के साथ उसको लॉन्च करते हैं हमेशा। तो ध्यान रखोगे कभी फिजिक्स की बात आए कि भाई आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है और आपकी मैथ्स क्या कह रही है, सिंपल। ठीक है, तो आ जाओ वापस से क्वेश्चन पे आओ। बॉम्ब इज ड्रॉप एट अ पॉइंट फ्रॉम अ मूविंग एयरप्लेन। इसमें कुछ इसलिए मैंने कहा एक्सेलरेशन, अभी एक्सेलरेशन आता ना तो चीज और कॉम्प्लिकेट हो जाए। पायलट ऑब्जर्व, हाँ, द पायलट ऑब्जर्व। अब पायलट क्या ऑब्जर्व करेगा बताओ? गिरा दिए पीछे चला गया, हम मूव कर, के लिए सी होगा सर। अब देखो यहाँ पे पायलट, अब इमेजिन करो कि तुम यहाँ पे, ये सारी फिजिक्स पढ़ा दी आपको। अब बताओ आप यहाँ पे पायलट हो, आपको क्या दिख रहा है बॉम्ब के साथ? आगे जा रहा है। बॉम्ब आपको क्या दिख रहा है? आप यहाँ पे पहुंचे, बॉम्ब कहां पहुंच चुका है? जस्ट आपके नीचे, यहाँ वेलोसिटी सेम है ना दोनों की। आप यहाँ पे पहुंचे, बॉम्ब कहां पे पहुंची? आप यहाँ पे पहुंचे, बॉम्ब कहां पे पहुंची? हमेशा बॉम्ब आपके वर्टिकली नीचे रहेगी, बॉम्ब हमेशा आपके नीचे रहेगी, हमेशा, इट विल ऑलवेज बी देयर। हाँ जी, दिख रहा है, समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं, मैथमेटिकली तुम बताओगे नहीं इसके नीचे नहीं होगी कहां से। ठीक है, तो ये आइडियल, अगेन आइडियल कंडीशन, एयर का इंपैक्ट पड़ेगा, एयर का इंपैक्ट पड़ता है, फ्लाइट जो है एक्सीलरेट करती है, एक्सीलरेट कर सकती है। लेकिन अगर उसने कुछ नहीं लिखा तो मैं आइडियल कंडीशन लेके चलूंगा, कुछ ऐसी कहानी चल रही। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन हमेशा ध्यान रखना, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा ये कहानी है। किसी भी प्रोजेक्टाइल में बात कर लो आप, इसे करो, आप ऐसे पत्थर उठा के फेंको, उसका मान लो पाथ पूरा बनता है, ऐसे बनता है, बट कहानी वही होती है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट रहेगा वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज नहीं होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज होता है। अब यहाँ पे इस कंडीशन में भी हमें हमेशा इसका जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी है वो आपने पत्थर को फेंका है वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। चेंज होगी वर्टिकल डायरेक्शन की, पहले तो आपको डिक्रीज होगी, मैक्सिमम पे पहुंच के 0 हो जाएगी, इसके नीचे फिर इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक्सीलरेशन काम कर रहा है। बस इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं है, आपने एक बार वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से उसको छोड़ दिया। ठीक है, तो हमेशा किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमेशा ही वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, कंडीशन गिवन द कंडीशंस आर आइडियल। ठीक है, और वर्टिकल डायरेक्शन में हमेशा आपको ग्रेविटी काम करेगी। अगर पूरा है, अगर ये जैसे ये हाफ पैराबोला है, हाफ पैराबोलिक पाथ है, हाफ प्रोजेक्टाइल, तो हाफ प्रोजेक्टाइल में यहाँ पे ग्रेविटेशन हमेशा काम कर रही है नीचे की ओर, हमेशा मोशन को, आपके वेलोसिटी को इंक्रीज कराएगी। इस केस में क्या होगा, इस केस में जब आपने यहां से पत्थर को छोड़ा है तो पहले तो आपकी स्पीड डिक्रीज होगी, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो ग्रेविटी यहाँ पे नीचे की ओर काम कर रही है, ओपोज कर रही है मोशन को। एक पॉइंट पे पहुंचेगा, इसका वर्टिकल डायरेक्शन, इसका जो है हॉरिजॉन्टल अभी भी मोशन रहेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में 0 हो जाएगा, और उसके बाद से ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। दिस इज सिंपली लाइक कि एक पत्थर को आप सीधा स्ट्रेट फेंको, वो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ठीक है, दूसरे को सीधा ऊपर फेंको, ये उसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, और दोनों के बीच में आप फेंक रहे हो तो दैट्स द पैराबोला, वो आपका पैराबोलिक पाथ बन रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन बन रहा है, उसमें दोनों कंपोनेंट्स। तो जो कहानी आपका वर्टिकल में, अगर आप गेंद को केवल ऊपर फेंकते, वही कहानी पूरे के पूरे दौरान, इस मोशन के दौरान चलेगी, पूरे के पूरे मोशन के दौरान। आप गेंद को सीधा फेंकते, वही कहानी पूरे के पूरे हॉरिजॉन्टल मोशन में चलेगी, और दोनों को मिला के इन्होंने पैराबोला बना दिया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। हाँ, चला गया। अगर कोई बॉल को फेंकेंगे, हाँ, तो किस डिग्री से फेंकेंगे तो ज्यादा दूर जाएगा? 45 या 180? 45 180 180 तो ऑपोजिट हो गया ना, पीछे हो गया। इस साइड 360 से ऐसे करके फेंकेंगे तो नहीं जाएगा सर, टाइप नहीं है। 45 मैक्सिमम। हाँ जी, इसीलिए जैवलिन वगैरह जो थ्रो करते हैं वो ध्यान देना। ठीक है, डिस्टेंस अलग होगा, 45 पे मैक्सिमम होगा 45 पे। अगर आप किसी भी चीज, हाँ जी,
वो बैलेंस की भी बात होती है ना, अपनी प्रैक्टिस आपकी बॉडी का ओरिएंटेशन क्या है, जैसे जैवलिन वगैरह लोग फेंकते हैं, तो जैवलिन वगैरह की बात कर रहे हो ना, क्यों नहीं? अरे वही बात कर रहा हूँ कि ये आइडियल कंडीशन है, वो आइडियल कंडीशन है। अब जैवलिन में एक कंडीशन ये भी है कि जैवलिन आपको जाके जमीन में गड़ना चाहिए, तो आइडियल कंडीशन डेफिनेटली कहती है कि आपका 45 डिग्री पे अगर आप बनाओगे फेंकोगे। अब ये भी है ना कि मेरे हाथ का फोर्स कैसे लग रहा है, मेरे कंधे का ओरिएंटेशन क्या है, तो पर्सनल लेवल पर कहानी अंतर आ जाएगी। आप गेंद को ऐसे फेंको, आपके कंधे में जो फोर्स लगता है वो डिफरेंट लगेगा कंपेयर टू आप बॉल को ऐसे फेंको। तो उसने अपनी ट्रेनिंग किस तरीके से करी वो फैक्टर डेफिनेटली आएगा। स्टैंडर्ड कंडीशन कहती है 45 पे फेंको मैक्सिमम डिस्टेंस। प्रैक्टिस कराया हो गया होगा उनको उसी तरीके से, बस उनका खुद का ओरिएंटेशन वगैरह, उनका मसल कैसा है उस हिसाब से उनका चेंज हो जाएगा। ठीक, चलो। सो यहाँ पे ध्यान रखना, बॉम्ब्स ड्रॉप वर्टिकली डाउनवर्ड का केस आएगा। ठीक है, क्या जैवलिन फेंकोगे क्या आप तुम लोग? ना तब रहने दो, तुम फिर रहने दो। चलो बताओ, वेलोसिटी रेशियो ऑफ द आवर एंड मिनट एंड ऑफ अ क्लॉक। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ पूछा नहीं उसने, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा। कैसे? अंदर से आ रहा है। नहीं सिंपल, इसको मैथ्स नहीं है, चलो ठीक है कोई नहीं। हाँ जी, अटेम्प्ट करें। हाँ जी, अरे सिंपल क्वेश्चन है भाई, तुम लोग परेशान हो गए। चलो, ये आवर एंड की वेलोसिटी है, ठीक है। हाँ जी, और ये मिनट हैंड की वेलोसिटी है, ठीक है। अब बताओ कि आवर एंड की वेलोसिटी एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगाती है? आवर एंड जो होगा एक राउंड पूरा करने में कितना टाइम लगाएगा? 12 घंटा लगेगा। यानी इसकी वेलोसिटी जो होगी कम होगी। इसको रिवर्स लिख सकते हैं, आवर एंड कुछ भी जो है ये 1/12 होगा, ऊपर में कोई नंबर है, कोई भी वैल्यू है, राइट। और मिनट हैंड जो है, मिनट हैंड तो फास्टर गया है, यहाँ पे टाइम कितना लगा होगा इसको, अगर आवर में ले रहे हो तो 1 आवर। मिनट हैंड को एक चक्कर पूरा कर में 1 आवर लगा है, यानी इसका 1/1 ही केस है। दिस विल बिकम आवर एंड वाला नीचे चला जाएगा डायरेक्टली, तो ये रेशियो आपका क्या हो जाएगा? 1:12। समझ में आ रही है कहानी? नहीं समझ में आई? हाँ हाँ हाँ, वैसे निकाल लो, वैसे भी निकाल लो। मैंने पूरा का कर लिया, तुम 5 मिनट का कर लो, 1 मिनट का कर लो, हो गया कहानी। ठीक है, कहानी वैसे ही हो जाएगी आपकी, 5 मिनट पे भी कर लोगे तो हो जाएगा, बात वही है। हाँ जी, ये बताओ क्वेश्चन नंबर 9। ये बचपन में खूब खेल खेला होगा, अब पता नहीं अब होता है कि नहीं। पहले होली के टाइम में ना गाँवों में वो बनाते थे, ठीक है, मसाल बनाकर उसको नचाते नचाते दूर दूर तक वो, हाँ हाँ। तो यहाँ पे अगर सर्कुलर पाथ में है तो क्या होगा? एंड यहाँ पे ध्यान रखना, ये सर्कुलर पाथ की बात कर रहा है, लाइक दिस वन, नॉट दिस वन, ठीक है। आपको जो है इसका प्लेन जो है सर्कुलर का, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेन में है, क्योंकि वर्टिकल स्पीड पे रहेगा तो वो ऊपर चला जाएगा। हाँ जी, पढ़े हैं, हाँ किसी चीज को अगर घुमा रहे हैं और वो कोई स्पीड में अगर हो जाती है तो वो स्पेस में चला जाती है। हाँ, वो तो स्केप वेलोसिटी की बात है ना। जैसे आप यहाँ से पत्थर फेंक रहे हो, सिंपल सी बात देखो बता रहा हूँ, आप यहाँ से पत्थर फेंक रहे हो, ठीक है। अब पत्थर फेंक रहे हो तो पत्थर को एक स्पीड दे रहे हो आप। ये स्पीड क्या होगा? यहाँ पे आपने एक इनिशियल स्पीड दिया v, या u कह लो, इसको v1 कह लो। ये ऊपर इस पे ग्रेविटी लग रही है, g लग रही है, इसका धीरे धीरे स्पीड जाएगा और स्पीड जाके खत्म हो, यहाँ पे टॉप पे 0 हो जाएगा। अब आप इसकी स्पीड बढ़ाओगे तो ये और थोड़ा ऊंचाई पे जाके 0 होगा, और आपने स्पीड बढ़ाई, ये और ऊंचा जाके 0 होगा।
ऐसे ही करते करते आप इतनी स्पीड बढ़ा दो कि उस पॉइंट पे पहुंच जाए जहां पे ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाए, ठीक है। तो दैट स्पीड इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। हाँ जी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, इसी को कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। इस वेलोसिटी से अगर किसी को फेंक दिया जाए तो लौट के वापस नहीं आएगा जिंदगी में आपके, ठीक है। तो ऐसी कहानी है। चलो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सी सर्कुलर मोशन हो रही है, आप नचा रहे हो, ठीक है। नचा रहे हो, इस पे क्या हो रहा है, दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स नहीं, ग्रेविटी वाली पोर्शन को छोड़ दो, ग्रेविटी तो ऑब्वियसली उस पर लग रही है। आप ऐसे सिंपली नसा रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक जो है बॉडी, जो भी आपका पत्थर है, उसका अपना मोशन है जो मेंटेन करना चाहती है, और उसको आपने सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू खींच करके रखा है, ठीक है। जैसे ही आप ये वाला फोर्स हटाओगे, सेंट्रीपिटल फोर्स जिससे आपने उसको खींच के रखा है, वो अपना पाथ मेंटेन करते हुए क्या हो जाएगी, आगे निकल जाएगी, ठीक है। उसका जो सर्कुलर पोर्शन है वो कैरी खत्म हो जाएगा, इट विल ट्रेवल स्ट्रेट। सो सिंपली द स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली, टेंजेंट के डायरेक्शन में निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, रुको 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 अरे अब इससे इजी नहीं आएगा, रुको रुको रुको। प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सिंपल क्वेश्चन है ये, इसमें मैंने अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है जो आपको 10th के लेवल के ऊपर का है, सिंपल बता रहा हूं अभी। और नहीं विश्वास है तो लेके आओ, अभी नीचे बुक मिल जाएगी, मैं तुम्हें ये एक एक दिखा दूंगा ये है कि नहीं, ठीक है। अरे टाइम के बाद इंसान धुंधला होता है, ठीक है, डोंट वरी। टाइम के साथ जो है हम सबके दिमाग जो है कमजोर नहीं होते हैं, बट आप जो इन चीजों को रेगुलर नहीं पढ़ते तो ऑब्वियसली वहां से आपका ये कम हो जाता है। रुको रुको, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से फ्रेम होना चाहिए था। प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन विथ कांस्टेंट डैश एंड, देखो ये क्वेश्चन ऐसे है, प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन विद कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट के बाद डैश है, वहां पे फिल करना है वो क्या है, एंड वर्टिकल मोशन विद कांस्टेंट डैश। दो डैश हैं जो आपको फिल करने हैं, और वही पूछ दिया उसने, हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या कांस्टेंट होगा, वर्टिकल मोशन में क्या कांस्टेंट होता है। वो कुछ प्रिंटिंग एरर होगा, ठीक है, त्रिपुरा हटा दो। सो हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या कांस्टेंट था, वेलोसिटी। वर्टिकल मोशन में क्या कांस्टेंट थी, एक्सीलरेशन। सिंपल सी कहानी प्रोजेक्टाइल मोशन की, ठीक है। चलो 11, अ बोट मूव्स फॉरवर्ड ड्यू टू, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, तो सिंपल केस में न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। टफ केसेस में तीनों लॉ, क्योंकि तीनों लॉ आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर एक काम कर रहा है इसका मतलब बाकी दो लॉ भी काम कर रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल केसेस में अगर आपसे पूछे, यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन गिवन है, तो दैट इज सिंपली न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक्शन रिएक्शन फोर्स ना, आप किसी चीज को पीछे धक्का दो, आपको धक्का देगा, दैट्स द सिंपल कहानी। यही हो रहा है लॉ ऑफ, वैसे ही कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन उसी से आएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हाँ जी, केमिस्ट्री में, हाँ हाँ वैसे बता सकते। तो यहाँ पे आपका होता क्या है कि भाई सिंपल सी कोई भी चीज हो रही है, यहाँ पे गाड़ी चल रही है, गाड़ी के चक्के क्या करते हैं, धक्का पीछे की ओर देते हैं, जमीन को पीछे धक्का देता है, जमीन आपको आगे देता है, गाड़ी आपका। बैलून मूव करेगा, वही कहानी होती है, बैलून में पीछे से निकलता है, बैलून आगे की ओर जाता है, रॉकेट नीचे की ओर धुआं, ऊपर की ओर रॉकेट, सब जगह कहानी क्या चल रही है, एक्शन रिएक्शन फोर्स, दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बट हमेशा ध्यान रखना, अगर कहीं पे क्वेश्चन में ऑप्शन में न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ना मेंशन है, कोई भी न्यूटन का लॉ मेंशन है, फर्स्ट या सेकंड भी, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि तीनों लॉ ऑफ मोशन कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, एक के बिना दूसरा काम नहीं कर सकता, दूसरे के बिना तीसरा काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे इस चीज को। As the train starts moving, the head of the passenger sitting inside leans backward because
ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, गलती कर रहे हो। जब गाड़ी चलना शुरू होती है तब आप कहाँ थे? रेस्ट में थे, ठीक है। रेस्ट में थे तो पहले आपकी रेस्ट की इनर्शिया आप पे काम करती है। जैसे आपने मोशन आया तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट अपने जगह पे रहना चाहता है, वो आपको होल्ड करके रखना चाहता है। ट्रेन आगे मूव करना चाहती है तो आपकी बॉडी जो नीचे वाला पोर्शन है वो तो ट्रेन के साथ मूव कर गया, आपका हेड जो है ये अभी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है, दिस विल बॉडी के हिसाब से ये आपको पीछे आ गई। अगेन फिजिक्स यहाँ पे बस में किसी भी चीज में होगा, यही कहानी होगी। ठीक। अच्छा, इनर्शिया ऑफ मोशन कहाँ पे लगेगा? चल रही है, एक रुक जाएगी तो इनर्शिया ऑफ मोशन लग जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी कहानी इसमें, कहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कहाँ पे इनर्शिया। हाँ जी, गाड़ी में एक्सीडेंट यही होता है ना, आप सीधा सा ब्रेक लेते हो, अचानक से रोक दिया तो गाड़ी जो है वो कई बार स्किड कर जाती है, कई बार आपका मुंह नाक फूटेगी, तो इसलिए बोलता है आपको कि सीट बेल्ट पहने रहो कि ये आगे ना जाए, ठीक है। इनर्शिया 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 कई तरीके से काम करती है, ध्यान देना। इनर्शिया कई तरीके हो सकते हैं इनर्शिया काम करने के। इवन देखो कहीं कहीं इनर्शिया आपको फ्लूइड की भी इनर्शिया होती है, फ्लूइड की अपनी इनर्शिया होती है। जैसे आप किसी गिलास को भरोगे, धीरे धीरे पानी डालोगे तो अपने लेवल से थोड़ा ऊपर तक जाके जमा हो सकता है। अरे बाबा, गिलास में ऐसे पानी रखोगे ना, ऐसे, हाँ जी, अरे इसमें जब आप पानी भरोगे तो धीरे धीरे अगर डालोगे तो ये थोड़ा सा इस तरीके का शेप बना के ऊपर तक रह सकता है, ठीक है। ये भी एक तरीके का इनर्शिया होता है। हालांकि केमिस्ट्री में उसका एक अलग तरीका है, अलग वो सरफेस टेंशन की बात करेंगे, विस्कोसिटी के लेके आएंगे, बट ये भी एक तरीका होता है आपका एक्सप्लेन करने का। तो लिक्विड को धीरे धीरे डालोगे तो इट विल आपको ग्लास, हाँ जी, हाँ वो होता है ना, बबल्स वगैरह अलग अलग लिक्विड का वो अलग अलग हिसाब से आएगा, बट वो अपने सरफेस से थोड़ा सा ऊपर तक रह सकता है। जब तक आप उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे तब तक वैसे ही रहेगा। और जैसे ही इसको छेड़ोगे ना, इसको टच करोगे, ये बहना स्टार्ट हो जाएगा, मूव कर जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी भी होती है। तो वो भी अगेन दैट टाइप ऑफ इनर्शिया, फिजिक्स के नजरिए से देख रहे हो तो, केमिस्ट्री के नजरिए से देख रहे हो तो फिर वो सरफेस टेंशन की कहानी है, ठीक है। चलो, न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो पहला लॉ ही क्या था आपका? लॉ ऑफ इनर्शिया उसको कहा ही गया था कि भाई जब तक, हाँ, जब तक कोई भी बाहर अनइक्वल फोर्स, अगेन ध्यान रखना, केवल बाहरी नहीं, बाहरी के साथ साथ एक्सटर्नल एंड अनइक्वल फोर्स। हमेशा अनइक्वल क्यों इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखिए, इधर से भी 10 न्यूटन लगाइए, इधर से भी 10 न्यूटन लगाइए, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा फिर भी ये जीरो में रहेगा, ठीक है। इसीलिए अनइक्वल होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। या नेट फोर्स जीरो बोल लो कि नेट फोर्स उस पर जीरो एक्ट कर रहा है, ठीक है। चलो, सिंपल इनर्शिया ऑफ रेस्ट है वो, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर oil tanker partially filled with oil and moves forward on a level road with uniform acceleration. होगा? अच्छा, अगर इसको एक आपका आंसर सही है, देखो टैंकर को मूव कराओगे, ठीक है, यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है इसमें। अब ये क्या हो रहा है, ये हाँ वो दिख गया, ठीक है। ये एक्सिलरेट करोगे आगे की तरफ, आगे की तरफ एक्सिलरेट करोगे तो इस पे एक फोर्स पीछे की तरफ, ये जो है ये इस पे एक धक्का फील कर रहा है, वही जो आप ट्रेन में फील कर रहे हैं। अब क्योंकि ये ट्रेन ये धक्का फील करेगा तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, ये इस फॉर्म में आके एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि अगर ये केस तभी पॉसिबल है जब एक्सिलरेशन होगा, अगर एक्सिलरेशन नहीं होगा, टैंकर मूव कर रही है विद द वेलोसिटी, तो फिर ये केस नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ, मोशन में है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो फिर ये केस नहीं होगा। जैसे कार में हम लोग लटकाते हैं ना आगे, तो कार में आगे लटकाते हो, एक्सिलरेट या डिक्सिलरेट करोगे तो मूव करेगा। समान 50 के स्पीड पे चलते रहो, वो आपको अपने जगह पे खड़ा दिखेगा,
इट विल नॉट मूव। सेम कहानी यहाँ पे भी चल रही है, ठीक है। ये स्पेस में होता है, एक कांस्टेंट में करता है, स्पेस में जाएगा, अपार्टमेंट बनाया जाता है, अपार्टमेंट हाँ वो आगे पीछे होता रहता है ना, हाँ तो फील्ड में ब्रेक करते हैं और करता है पहले इधर अपार्टमेंट बना दिया गया। हाँ 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 हाँ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली ना, आप ब्रेक लगाओगे तो मास क्या होगा, ये कहानी ऑब्वियसली आएगी। जब बहुत स्पीड से जाएगा, ये मूव कर रहा है, टेल कुछ इस फॉर्म में है, इकट्ठा हुआ है, तो इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास गड़बड़ हो चुका है, यानी इस पोर्शन में मास ज्यादा है, बीच वाला पोर्शन खाली है, और इस पोर्शन में आगे में इंजन अगर है भी तो है। अब अचानक से इसको स्टॉप करोगे तो ये ऊपर से पलट जाएगा, इसके पास मास आगे है, ठीक है। सिमिलर जो आपके गाड़ी में होती है, ब्रेक लेते हो तो गाड़ी पीछे से चलेगी। तो अगर यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड रखेगा, टैंकर्स में ऐसे करके कंपार्टमेंट्स बना दिए गए हैं, तो यहाँ पे भी मास है, यहाँ पे भी मास है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो इसको मूव करने के लिए उतना फोर्स नहीं मिलेगा, तो गाड़ी जो है आपकी पलटेगी नहीं, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली ये यूज किया जाता है। चलो, which physical quantity is represented by the ratio of momentum and velocity of the body? Ratio of momentum and velocity. तो सिंपल सी मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। अब आप उसने क्या पूछ दिया है, मोमेंटम एंड वेलोसिटी, यानी p बाई v कर दिया तो मास बन गया, कहानी खत्म, ठीक है। मास का जन्मदिन भी है आजकल, एक दो दिन पहले था ना। चलो, तो सिंपल, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वही सर्कुलर मोशन की कहानी काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बस जो है, ये सेम जो अपने रस्सी घुमा के छोड़ रहे हो ना, वही कहानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका स्ट्रेट चल रहे थे यहाँ से, और अचानक से आपने टर्न किया, तो जो पैसेंजर हैं उनकी बॉडी या उनका हेड जो है वो सीधा जाना चाहता है, अभी भी वो उस डायरेक्शन के मोशन में है, और बस ने क्या किया, बस इस डायरेक्शन में आ गई। तो यहाँ पे आपको क्या फील होगा कि मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, मेरा सर जो है वो आपका मूवमेंट दिखाई देगा, ठीक है। A goalkeeper in a game of football pulls his hand backwards after holding the ball shot at the goal. This enables the goalkeeper. हाँ जी, कैच लेते हैं तो सिंपल वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो टाइम जो है उसको जीरो करने के लिए, तो जो आपका फोर्स है मास इनटू एक्सीलरेशन देखते हो, तो इसी को तो आप फोर्स बोलते हो ना। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v माइनस यू बाई टी। ये क्या हो गया, ये हो गया एम वी माइनस एम यू बाई टी, ठीक है। ये मोमेंटम 1, ये मोमेंटम 2 डिवाइडेड बाय टाइम, तो आपने चेंज इन मोमेंटम किया, और यहाँ पे मोमेंटम आप क्या कर रहे हो, डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे टी का फैक्टर है, तो वो जो रेट है उसको आप क्या करो, आप टाइम ज्यादा है, जैसे ही आप पीछे खींच रहे हो आप टाइम को बढ़ा रहे हो, तो टाइम को बढ़ा रहे हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया वो, ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी हो सकता है, नहीं ठीक है, बाकी तो नहीं आएगा। assertion region, हाँ जी, सवाल को पढ़ें, अटेम्प्ट करें।
हाँ दोनों सही लग रहा है सर, ये तो समझ ही नहीं आ रहा क्या? सीटी हो जाके आगे कैसे बढ़ सकता है? अरे यहाँ तो यार ये बढ़ गए नहीं ना, मतलब कैसे बढ़ सकता है? नीचे पढ़ो क्या लिखा उसने, स्टैंडिंग ऑन अ कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस। अच्छा, सिटी बजाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अरे बाबा, बैलून जाएगा। आप जब सिटी बजाओगे यू नीड टू पुश द एयर, ठीक है? तो एयर को जब पुश करोगे तो फिर क्या होगा कि आप, अच्छा यहाँ पे बड़ी मजेदार किस्सा है, अगर आप शॉर्ट टाइम में देखोगे, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, तो ये इंसान आगे जाएगा, मतलब मूव करेगा, बट एक टाइम के बाद फिर अपने वापस जगह पे आ जाएगा। कैसे? चलो दूसरे केस को हटाते हैं, पहले केस को। अब ये क्या करेगा, इसने इधर से सिटी बजाने के लिए हवा छोड़ी, जैसे इसने हवा छोड़ी तो क्या होगा, अगर ये यहाँ पे सरफेस क्या है, फ्रिक्शनलेस है, सेम बैलून वाली कहानी, बैलून से हवा पीछे की ओर निकली, एक्शन रिएक्शन फोर्स लगा, इसने बैलून को आगे प्रोपेल किया, छोड़ते हो ना, जैसे ही बैलून छोड़ो आगे बढ़ेगा, तो वहां पे क्या है, कोई फ्रिक्शन नहीं उसको अपोज करने के लिए, कोई हवा नहीं है, कुछ नहीं। नॉर्मल कंडीशन में थोड़ी बहुत हवा भी है तो उसको बहुत अपोज नहीं करेगी, यहाँ पे भी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे स्टैंडिंग है, कुछ फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, इसको अपोज करने के लिए कुछ नहीं है, तो जैसे ही इसने हवा को इस साइड पुश किया, एक्शन रिएक्शन फोर्स होगा, हवा इसको पीछे की ओर धक्का देगी, तो ये मूव करेगा, ठीक है? तो पहली चीज, हाँ जी, एस्ट्रोनॉमर्स जैसे करते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स क्या करते हैं, उनके सूट में लगे होते हैं वो, आपको थ्रस्टर्स होते हैं, वो थ्रस्टर्स अब इधर जाना है, मान लो इस डायरेक्शन में आना है, इस डायरेक्शन में थ्रस्टर को पुश किया, हवा इस साइड से निकलेगी, गैस इस साइड से निकलेगा और इस साइड से पुश करेगा। कल्पना चावला का यही तो हुआ है ना, उनके 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 सॉरी सुनीता विलियम्स ना, स्पेस में कैसे फंसी है, उनका थ्रस्टर फेल हो गया है, जो एयर स्पेसक्राफ्ट से हो गए हैं उसका थ्रस्टर ही काम नहीं कर रहा है। अब जब थ्रस्टर काम ही नहीं कर रहा है, वो डायरेक्शन एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। दिक्कत ये नहीं कि वो इंटर नहीं कर सकते अर्थ में, अर्थ में इंटर वो कर सकते हैं, बट अगर वो अपने थ्रस्टर को एडजस्ट नहीं करेंगे तो इंटर करने के लिए जो एंगल चाहिए वो एंगल वो बना नहीं पाएंगे, ठीक है? दिक्कत यहाँ पे उनके दो थ्रस्टर्स खराब है, बाकी तो काम कर रहे हैं, बट फिर भी अगर आप एक स्पेसिफिक एंगल से अर्थ पे इंटर नहीं करोगे तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, ये आपका स्पेसक्राफ्ट जो है वो जल जाएगा। तो therefore she need to come from an specific angle, और इस स्पेसिफिक एंगल पे आने के लिए उनको एडजस्टमेंट करना होगा, थ्रस्टर्स का यूज करना होगा, और वो उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो सिंपली आप अगर यहाँ पे इसको सिटी मारो, यू विल गो बैकवर्ड, बट ये काम नहीं करेगा एक्चुअल में, बताता हूँ क्यों। Theoretically this can happen, ठीक है? A man standing on a completely frictionless surface can propel himself by whistling, ये कहानी हो सकती है। दूसरा जो है, if no external force act on its system, its momentum cannot change, सेम कहानी ना, मोमेंटम की कहानी तो दिखाई ना, एक्सीलरेशन से ही रिलेटेड है, तो अगर फोर्स लगी नहीं है तो एक्सीलरेशन नहीं होगा, मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा, लेकिन इसका इससे कोई लेना देना नहीं बन रहा है, ठीक है? इसको इससे इसके इस स्टेटमेंट के थ्रू एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा है ये, तो ऑब्वियसली बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। ऐसे ध्यान रखना, ये जो है सिटी जैसे ही मारेगा तब तो ये इधर पीछे की ओर चला, बट अगले ही पल ये क्या करेगा, सांस लेने के लिए, ठीक है, सांस लेगा ना, अब सिटी कितने लंबा सिटी बजाओगे एक बार में तो जब फिर से सांस लेगा तो क्या होगा, ये एयर को इस डायरेक्शन में खींचना स्टार्ट करेगा, एयर इसको इस डायरेक्शन में, तो जितना पीछे ये गया था चल के उतना ही आगे आ जाएगा फिर, तो लॉन्ग टर्म में वो मूव नहीं कर पाएगा, लॉन्ग टर्म में उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा, बट शॉर्ट पीरियड में वो थोड़ा मूवमेंट वो कर सकता है। चलो, हाँ जी, किसका, जो आप भेज रहे हो सिटी बार की वजह से, वो सिंपली एक्शन रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम कर रहा है, हाँ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम कर रहा है, सेम ये आपका स्पेसक्राफ्ट में वही काम करता है, रॉकेट में वही काम करता है, बैलून में वही काम करता है, गाड़ी पे भी वही काम करता है। नहीं नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, सरफेस आप फ्रिक्शनलेस नहीं बना, नहीं पॉसिबल, इवन ग्लास जो है नहीं, फ्रिक्शन रहेगा उसमें, कुछ ना कुछ रहेगा, ठीक है? अलग अलग तरीके से, कई सरफेसेस आप बहुत चिकनाई बना दोगे तो उसमें क्या होता है कि उसका जो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनने लगते हैं, कई बार बहुत क्लोज आ जाएगा ना, फ्रिक्शन हटाने के चक्कर में आप इरेगुलरिटी को रिमूव करोगे, अब जो ऑब्जेक्ट साथ में लेकर आओ केमिकल बॉन्डिंग बनाने लगती है वो, तो इसके वजह से फ्रिक्शन आ सकता है। तो आप फ्रिक्शन को कम कर सकते हो, जीरो नहीं कर सकते, जीरो होने के लिए उसको स्पेस में जाना पड़ेगा, सरफेस में नहीं पॉसिबल है, ठीक है? इजी है,
ठीक है, इसमें आइंस्टाइन बोर हैंडन का कोई कहानी नहीं है, न्यूटन की ये कहानी थी। बताएं, थोड़ा सा लंबा सा स्टेटमेंट है। वन है ओके, वन ठीक है। ऐसा तो सही है। सो देखो, पहला जो है इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, यानी यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हो रहा है, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, सिंपल सी बात हो रही है। अ बॉडी मूव्स इन द सेम डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट स्पीड, तो आप एक ही डायरेक्शन में जब मूव कर रहे हो, जब वेलोसिटी की बात होती है, वेलोसिटी में स्पीड एंड डायरेक्शन होती है, तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है। लीनियर मोशन तो ऑब्वियसली आप डायरेक्शन चेंज नहीं करोगे, स्पीड उसका कांस्टेंट होगा, तभी उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रह सकता है। But in uniform circular motion, the speed of the body remains the constant, the direction of the motion change continuously. अब अगर सर्कुलर मोशन को हम इसलिए कह रहे हैं, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, उसका स्पीड तो कांस्टेंट होता है, बट उसका डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। तो ये कहानी वो कह रहा है, तो ऑब्वियसली दिस इज करेक्ट, द पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। दूसरा कह रहा है इन ए यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हियर इज इंस्टेंटेनियस चेंज इन वेलोसिटी। ओके, इंस्टेंटेनियस चेंज इन वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस चेंज इन वेलोसिटी होगा तो एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। एंड बट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द वेलोसिटी रिमेन्स द सेम, क्या वेलोसिटी सेम रहती है? चलो बाकी पहले के स्टेटमेंट की बात ही छोड़ दो, डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज हो गई उसकी, ठीक है, उसकी उसकी वेलोसिटी जैसे ही उसका डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है, डायरेक्शन चेंज किया आपने, उसकी 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 वेलोसिटी बदल गई। ऑप्शन 2 जो है आपकी कहानी यहीं पे गलत हो गई। ऑप्शन 3 की बात करें, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज एन एक्सीलरेटेड मोशन, फिर से वो तीसरे स्टेटमेंट को दूसरे फॉर्म में पूछ रहा है, ठीक है, कि आपने जैसे उसको एक्सीलरेट कराया, बट अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट एन एक्सीलरेटेड मोशन। ये अच्छा क्वेश्चन है, तीसरा स्टेटमेंट जो है इसका, कि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज एन एक्सीलरेटेड मोशन। यहाँ पे एक्सीलरेटेड मोशन नहीं होगा, क्योंकि अब उसने पहले ही बात करा यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन अगर है वहां पे एक्सीलरेशन नहीं होगा, अदरवाइज वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा फिर, ठीक है, वो यूनिफॉर्म नहीं रह पाएगा, तो यहाँ पे कहानी खत्म हो गई। बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट एन एक्सीलरेटेड मोशन, जबकि सर्कुलर मोशन एक्सीलरेटेड मोशन होता है, सर्कुलर मोशन में वो वहां पे एक्सीलरेशन हर टाइम पे वेलोसिटी चेंज होगी, तो वो कहानी यहाँ पे आती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बाकी ऑप्शन 2 एंड 3 जो है वो इनकी कहानी यहाँ पे सही नहीं है। बताओ। सिंपल सी बात है, हालांकि पहला भी गलत नहीं बोला उसने। नहीं कितना भी जोर से मारेगा तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट उसको तो नहीं, होना ही है ना सर। मार देंगे हम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और ग्राउंड से नहीं मारेंगे। अच्छा, लेवल ग्राउंड पे रोल हो रहा है, तब तो फिर निकल, तब तो फंसी कहीं जाएगा। तो रुकेगा ही। हाँ ऑब्वियसली लिख जाएगा, ठीक है,
ठीक है, सो द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, डेफिनेटली नहीं होगा। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, ये तो ठीक है। नहीं, दैट इज आल्सो द सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि एक्सीलरेशन आएगा वहां पे। उसके अलावा देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल, सो द बॉल विल ट्राई टू कम टू रेस्ट, नहीं, सिंपल सी बात है, फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है कहानी। इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द आइस देयर ऑन द रोड, सिंपल सी बात है। जहां पे अगेन ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई तरीके से फ्रेम किया जा सकता है सेम कॉन्सेप्ट के साथ में। तो जहां पे आपका फ्रिक्शन कम होगा वहां पे चलने में उतनी ही दिक्कत होती है, तो इसीलिए बारिश, हाँ, जितना फ्रिक्शन होगा उतना ही आपको चलने में, लेकिन ज्यादा भी फ्रिक्शन हो जाएगा तो फिर आप थकोगे ज्यादा। ठीक है, पत्थर उत्थर में इसलिए आप जल्दी थकते हो, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है वहां पे। लेकिन सिंपल सी बात है कि हाँ, वो यहाँ पे कोई भी सरफेस, जैसे बारिश हो गई, तो बारिश होने के बाद हमारा पैर जो है वो स्लिप करना स्टार्ट कर देता है। धस तो जाता तो अलग ही कहानी हो गई, वो तो जनरली आप स्लिप करोगे, तो स्लिप क्यों करते हो, क्योंकि फ्रिक्शन जो है आपकी कम हो गई सरफेस। मुश्किल होती है, हाँ, इरेगुलरिटी कम हो जाती है। इसीलिए गाड़ी वगैरह भी आपकी क्या होती है, गाड़ी वगैरह कहीं पे रेत उत होता है ना, तो गाड़ी आपकी स्किड कर जाती है, स्लिप कर जाता है, क्योंकि उसको फ्रिक्शन नहीं मिल पाता है, या हमारा गाड़ी का टायर घिस जाता है। तो आपको जो ग्रुप्स होते हैं ना, वो ग्रुप्स क्या करते हैं, आपको फ्रिक्शन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो जब घिस जाता है तो आपका प्लेन हो गया, तो रोड के बीच में और आपके गाड़ी के टायर के बीच में फ्रिक्शन थोड़ा कम हो गया, तो फ्रिक्शन कम हो गया तो आप ओवरकम नहीं कर पाओगे। जैसे अचानक से आपने ब्रेक लिया, आपको स्किड करना है, क्योंकि उसके पास उतना फोर्स नहीं मिल रहा उसको कि होल्ड कर ले वो। सेम रेत के साथ भी यही होता है, रेत पे आप तेजी से आप ब्रेक लगाओगे, स्किड कर जाओगे। बारिश में ब्रेक लगाओगे, बारिश में क्यों गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है, स्किड गाड़ी बहुत ज्यादा करती है। तो सब में वही हो रहा है कि फ्रिक्शन आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जहां जहां फ्रिक्शन कम होगी आपको मूव करना आसान मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन अच्छा होगा आपको मूव करना आसान होगा। इसीलिए देखो ना, खेतों वगैरह में ट्रैक्टर्स के जो टायर दिए जाते हैं वो काफी बड़े वाले ग्रुप्स दिए होते हैं। ठीक है, वो उनमें ग्रिप जो है काफी बड़े उनको ये दिखते हैं, क्योंकि उनको काफी ज्यादा फोर्स आपको लगाना होता है एक साथ में। ठीक है, चलो। when two surfaces in contact have a very thin layer of lubricant in between them, अच्छा, अब फ्रिक्शन भी कई तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, देखो ये टर्म है, मैं बता देता हूँ आपको। हाँ जी, वहां पे लुब्रिकेशन की बात नहीं होगी रोलिंग फ्रिक्शन में कोई। ठीक है, डी, ठीक है, दिस इज सिंपली जब आपने लुब्रिकेंट लगाया, हाँ, उसके उसके बीच में आप टच नहीं होने दो, दोनों सरफेस, एक चिकना चीज डाला तो चिकना ऑब्जेक्ट जो है वो इस सरफेस के साथ भी टच करे और इसके साथ भी करता है, तो दैट इज द फिल्म फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ पे ग्रीजी फ्रिक्शन नाम का कोई चीज नहीं है फिजिक्स में। ठीक है, आप ग्रीस डालते हो, ऑब्वियसली वही काम होता है, बट उसको ग्रीसी फ्रिक्शन नहीं कहते। जब भी आप लुब्रिकेंट्स को डालते हो तो लुब्रिकेंट्स में वहां पे फिल्म का एक लेयर बनता है उस पर, जो उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, हीटिंग कम होगी आपको, रगड़ कम होगी तो फोर्स कम ये होगा, खर्च होगा, तो फोर्स कम खर्च होगा तो हीटिंग क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे फिल्म फ्रिक्शन है। अच्छा, फोर व्हील व्हीकल मूविंग ऑन अ शार्प सर्कुलर पाथ एट हाई स्पीड। अच्छा, ये पहला आपका स्टेटमेंट नहीं है, पहला आपका ये है। ठीक है, उसको फिर से मैं फ्रेम कर देता हूँ। ठीक है, 1 2 3, अब आप बताओ इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। A four-wheel vehicle moving a sharp circular path at high speed. अच्छा, गाड़ी गाड़ी जब चलती है और गाड़ी सर्कुलर रोड पे चल रही है, स्किड करेगी तो कहाँ करेगी, और अगर पलटेगी तो कहाँ किधर पलटेगी? सोचिए बताओ। यहाँ पे दो केसेज हो रही है, एक ओवर टर्निंग की हो रही है, एक स्किडिंग की हो रही है, दोनों केसेज अलग अलग है। में भी वही सिचुएशन आएगा ना, स्किड करेगा, बाहर चला जाएगा।
चौथा नहीं है, इसीलिए बोला 1 2 3 में बताओ, ऑप्शन छोड़ दो, ठीक है। 1 और ए और सी में कोई ऑप्शन नहीं होगा। अरे ये हटा दो ना बाबा, तुम ऐसे ही बताओ 1 2 3 में कौन से स्टेटमेंट सही है। 1 2 1 and 2 2 and 3 1 and 3 1 2 3। स्किड करेगा कहाँ? स्किड करेगा तो बाहर की ओर करेगा। गाड़ी देखोगे, जब गाड़ी आपका चल रहा है, ऐसे बाइक को ही इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए, तो बाइक जब है, बाइक आपका चल रहा है, अगर स्किड करेगा, स्किड करने का मतलब क्या हुआ? नहीं नहीं, वो तो ठीक है, फिसलना तो मैं समझ रहा हूँ, फिजिक्स के भाषा में समझाओ वहां पे हो क्या रहा है। देखो ठीक है, यहाँ पे मेरी कार चल रही है। अब इस कार को चलाने के लिए मुझे एक फोर्स चाहिए होगा जो कि है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रही है, राइट। सेंट्रीपिटल फोर्स तभी तो काम कर रहा है। और दूसरा जो है यहाँ पे इस तरीके से ये बाहर है। अब यहाँ पे मैं अगर देखूं, गाड़ी मेरी चल रही है और एक फोर्स और भी होता है जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, जो बाहर की तरफ काम करता है, डिपेंडिंग अपन, ये देखो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल एक ही है, डिपेंड करता है आप किस रेफरेंस से पॉइंट से देख रहे हो, ठीक है। फोर्स ये है एक ही। कहने का मतलब अब क्या होगा, गाड़ी स्किड कैसे करेगी? अब यहाँ पे गाड़ी जो मेरी चल रही है, इसको ये फोर्स सरफेस पे चलने के लिए फोर्स कौन प्रोवाइड करा रहा है? ये प्रोवाइड करा रहा है जो आपके फ्रिक्शन है, गाड़ी के टायरों में फ्रिक्शन। इसीलिए आप ध्यान दो, जब बाइक को आप टर्न करते हो तो टर्न करने के लिए आप क्या करते हो? गाड़ी को थोड़ा सा झुकाते हो, ठीक है। और बॉडी, हाँ, वो आप स्पीड को, आप अपने बॉडी को बैलेंस करते हो, गाड़ी को झुकाते हो। अच्छा, एक चीज और भी होगा कि जब आप घुमाओगे, गाड़ी को चला रहे हो, अब ज्यादा स्पीड पे होगे, तो एक पाथ ये है, दूसरा पाथ ये है, ठीक है। आप कौन सा पाथ चूज करते हो? जब ज्यादा स्पीड होगी, यू नीड कि आप इस पाथ को चूज करो। क्यों? क्योंकि फिर आपको बड़ा सा मोशन, बड़ा एरिया मिलेगा, तो फिर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स उतना सही तरीके से बैलेंस मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि गाड़ी जब आपकी स्किड करेगी, स्किड करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इन दोनों फोर्सेज में कुछ ना कुछ डिसबैलेंस हो रहा है। एक फोर्स जो है वो आपको कम होगा, तभी तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे होगा क्या कि देखो, अब आप बहुत स्पीड से मूव कर रहे हो, बहुत स्पीड से मूव कर रहे हो, तो बहुत स्पीड से मूव कर रहे होगे गाड़ी लेके इस सरफेस में, तो क्या हो जाएगा? जस्ट इमेजिन करो, चलो मैं फिजिक्स की बात ही नहीं कर रहा, अब बाइक लेके जा रहे हो, ठीक है, बहुत स्पीड में हो, सीधा निकल जाएंगे इधर, तो आप टर्न नहीं कर पाओगे, आप क्या करोगे? सीधा निकलोगे। तो सीधा निकलने का मतलब क्या है? आपका डायरेक्शन क्या हुआ मोशन का? आप कहाँ स्किड किए? बाहर की तरफ स्किड करोगे, स्किड आउटवर्ड्स करोगे, ठीक है। अब हो गई कि पलटने की बात हो गई कि पलटेगा तो गाड़ी कैसे पलटेगा? जब गाड़ी पलटेगा तो इस साइड में पलटेगा या इस साइड में पलटेगा? गाड़ी लेके जा रहे हो, ठीक है, टर्न पे आपने घुमाने का प्रयास किया, पलटने के चांसेस किधर रहेंगे? जिस साइड में हैंडल रहती है उस साइड में ना। कार में क्या होगा, यहाँ पे 4 व्हील है, अब यहाँ पे अगर 4 व्हील है तो आप ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो ये पोर्शन आप जब हॉल्ट करें, इसका सर्कुलर पाथ जो है वो क्या है? वो छोटा है इस चक्के का, और इसका सर्कुलर पाथ क्या है? बड़ा है। तो ठीक है, ये कम एरिया में घूमना चाहेगा, तो घूमने के लिए इसके लिए फ्रिक्शन ज्यादा चाहिए होगा इसको, ठीक है। और अगर ये होल्ड करता है तो ये पोर्शन क्या करेगा? दिस विल ओवरटर्न, ये ऊपर से पोर्शन उसको ऊपर फेंकेगा हमेशा, ठीक है। तो अब ऐसा आपका मोशन हो रहा है, तो किस डायरेक्शन से हो रहा है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। यहाँ पे आपका पहला तो जो ऑप्शन है, दैट ओवरटर्न अबाउट इट इनर व्हील्स, दिस इज करेक्ट ऑब्वियसली। सिंपल सी कहानी है ना, ये इसका रास्ता छोटा है, ये इसका रास्ता लंबा है घूमने के लिए। ये अगर आप रोकने का प्रयास करोगे या गाड़ी को कुछ भी दिक्कत हुई, रोकने का प्रयास करेगा, तो ये इसको होल्ड कर लेगा, बट ये आपका क्या है? ये मोशन में इट विल टर्न लाइक दिस, ऊपर हो जाएगा। यही केस होता है आपका, ये सिंपल ऐसा कुछ केस बन रहा होगा। गाड़ी को ऐसे इमेजिन करो, कुछ ऐसा मोशन हो रहा है, इसीलिए रोड्स को भी ऐसे बनाया जाता है। टर्न पे क्या होता है? टर्न पे ये वाला पोर्शन ऊंचा किया जाता है, ताकि दोनों आपके व्हील्स हैं उसके बैलेंस आपको बराबर मिले। नीचे ये वाला इनर वाला होल्ड करेगा, ऊपर वाला उठेगा। जैसे अगर ये सर्कुलर मोशन है ना, सर्कुलर मोशन, ये पाथ है सर्कुलर का, तो जो इनर साइड ऑफ सर्किल है वो होल्ड करेगा, उठेगा कौन? बाहर वाला, ठीक है। पलटेगी गाड़ी इस साइड से। और स्किड करने की जब बात होगी, गाड़ी खींचने की बात होगी, रगड़ने की बात होगी, तो वहां पे क्या होगा? रगड़ेगा आपको बाहर की। तो एक में आपका सेंट्रीपिटल फोर्स हावी होगी, एक में आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हावी होगा। दोनों में जो हावी होगा वो एक्शन आपको होगा, हो सकते हैं दोनों एक्शंस।
ठीक है, तो आप सिंपली याद करो, टर्न पे अगर आपने स्पीड को कम किया तो पलटोगे, गाड़ी घुमा रहे हो और टर्न पे स्पीड एकदम स्लो करोगे तो आपको गाड़ी डिसबैलेंस होकर आपको पलटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। और स्पीड बहुत ज्यादा कर दोगे तो फिर आपके बाहर फेंकने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यही कहानी यहाँ पे चल रही है। आपका स्पीड ऐसा चाहिए कि जो आपका इसका इनर व्हील है और आउटर व्हील है दोनों बैलेंस रूप में चला जाए। स्पीड ज्यादा करोगे स्किड करके बाहर निकलोगे, स्पीड कम करोगे तो जो यहाँ पे क्या होगा, ये होल्ड कर जाएगा, ये पलटेगा ऊपर से। दो कहानी होगी सिंपली, ओवरटर्न अबाउट इट इनर व्हील एंड स्किड आउटवर्ड्स। स्किड इनवर्स नहीं हो सकता यहाँ पे कहानी, स्किड इनवर्स होने का कोई कंडीशन नहीं बनेगा। गाड़ी फिसल के इस साइड में आए आप ऐसा आपका कोई कंडीशन नहीं बनेगा, ठीक है। बोलो हाँ जी, कब कर रहे हो भाई, कोई पास उसका टिकट उकट दिलवाओ हमें भी। फोर व्हीलर में हम चलाते हैं, फोर व्हीलर में एक साथ चारों ब्रेक लगता है, अगर ब्रेक लगा भी जाएगा पूरा एक साथ रहेगा। टर्न के टाइम हल्का ये होता है, हाँ ये हल्का होता है। आ गया, तो कई बार आंखें बंद करके सोचो, इन सवालों के जवाब फिजिक्स से ज्यादा आपको आप प्रैक्टिकल लाइफ से दे सकते हो। हम लोग स्पीड में रहते हैं ना, अचानक टर्निंग आता है तो हल्का ये हो जाता है, ये पोर्शन इसका छोटा है, मैं देखो इसको फिजिक्स से समझा सकता था बट वो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप इमेजिनेशन से कुछ चीजों को समझो। आपका ये चक्का दोनों में अगर मन भी करे तो समझ लेना दोनों का एरिया घूमने का जो है सर्किल वो छोटा है, पाथ अलग है दोनों का, और इसीलिए फोर्स जो कंपोनेंट रहेगा दोनों अलग अलग तरीके से काम करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट कह रहा है आपको, इन स्टार्टिंग अ लोडेड कार्ट वन हैज टू पुश हार्डर देन टू कीप इट मूविंग। देखो सीधी सी बात है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है मूविंग फ्रिक्शन। मूविंग में भी रोलिंग हो सकता है और हाँ काइनेटिक फ्रिक्शन जिसको आप कहते हो, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज हायर। सिंपल सी बात है, इसको मुझे धक्का दूंगा तो मैं स्टार्टिंग में इसको पुश कराने में मुझे एक बार ज्यादा पावर देना पड़ेगा, बट एक बार ये मूव करना स्टार्ट हो गया तो फिर उसके बाद कहानी जो है काइनेटिक फ्रिक्शन कम होती है, ठीक है। तो ऑलवेज स्टैटिक फ्रिक्शन, ऑलवेज इन एवरी केस स्टैटिक फ्रिक्शन इज हायर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6, सिंपल सा, बॉल बेरिंग के यूज करने के पीछे की जो कहानी है वही है कि आप फ्रिक्शन को कम कराइए, और फ्रिक्शन कम कराने के लिए उनके बीच के कांटेक्ट को कम कराइए। तो जब आप इनके बीच में इस तरीके से आप डाल रहे हो बॉल बेरिंग, तो इनके बीच का कांटेक्ट क्या हो जाता है, रिड्यूस होता है, रादर देन कि ये दो आपस में घिसते। अब यहाँ पे बॉल बेरिंग, और बॉल बेरिंग जो है ये इसका जो कांटेक्ट पॉइंट देखोगे बहुत छोटा होता है, तो कम कांटेक्ट पॉइंट है तो फ्रिक्शन कम लगेगा, फ्रिक्शन कम लगेगा, घिसेगा कम, पार्ट कम खराब होंगे, या और साथ साथ आपको एनर्जी भी कम लॉस होगी, क्योंकि फ्रिक्शन में एनर्जी तो लॉस होती है, आपका काम में, आपके काम में नहीं आती। तो ये काम जो है आपके दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 6, how will the reaction at either of the front wheels vary? एक्चुअली ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, नहीं ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, वो इसलिए है, ये सिंपली कह रहा है कि कार है, ठीक है, यहाँ पे इसके 4 चक्के हैं, अब इसमें नीचे कुछ रिएक्शन फोर्स, जो रिएक्शन फोर्स का मतलब क्या है कि धरती जो कार का अपना वेट है वो धरती पे लगा रहा है, तो धरती उसको ऊपर बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई फोर्स लगा के रखे जो उसको बैलेंस करे हुए, वही इसका रिएक्शन फोर्स है, ठीक है। तो अगर ये चुपचाप कार खड़ा है तब तो ठीक है, रिएक्शन फोर्स बराबर रहेगा चारों टायर्स में।
अब ये कह रहा है कि अब ये मूव करना स्टार्ट करता है कार, अब मूव करना स्टार्ट करता है तो फिर इसका रिएक्शन क्या होगा, सारे चक्कों में बराबर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, जो धरती फोर्स लगा रही थी अब वो कैसा फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे जो है, धरती पे ज्यादा एफर्ट लगाएंगे। नहीं इसलिए तो मैंने कहा ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन इनकम्प्लीट इसलिए है कि डिपेंड्स कि कार कैसा है। ठीक है, फ्रंट व्हील ड्राइव है, फ्रंट व्हील ड्राइव है कि बैक व्हील ड्राइव है कि 4x4 है। ठीक है, 4x4 रहेगा तो चारों के, यानी 4x4 यानी चारों चक्के नाचते हैं उसके। ठीक है, जब इंजन फोर्स लग रहा है चारों चक्कों में लगाएगा, तो अगर वैसा केस होगा तब तो रिएक्शन फोर्स अभी भी सब में सेम होगा। अगर फ्रंट व्हील ड्राइव होगा यानी कार मूव करने के लिए अपने अगले चक्के को पुश करती है, पिछले चक्का खींचता है, तो आगे वाले पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस पर फोर्स लगाएगा, कार उस तरफ धक्का देगा तो धरती का रिएक्शन भी उस डायरेक्शन में ज्यादा हो जाएगा। बैक व्हील ड्राइव होगा तो फिर पीछे वाले चक्कों में क्या हो जाएगा, आपका रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। तो इसलिए दिस क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट। ठीक है, रिएक्शन एट आइदर ऑफ द फ्रंट व्हील वेरी, दिस डिपेंड्स कि कार का कौन सा किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब सिंपली अपने खिलौने वाला कार है तो फिर सेम रहेगा। ठीक है, बट इसमें दे रहा है पर्सन इज सिटिंग। अच्छा चलो, बॉल बेयरिंग्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक को आप क्या करते हो, रोलिंग में लेके के आते हो। ठीक है, तो वहां पे आपका घूमना स्टार्ट होगा तो वो कहानी चली जाएगी। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ वॉशिंग मशीन। ठीक है, ये सिंपल आपका सेंट्रीफ्यूगल टेक्नोलॉजी पे काम करता है। जो हेवी है उसको जोर जोर से नचा रहा है, जो हेवी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक साइड में कम दूर पे रहेंगे, जो हल्के ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, ज्यादा दूर तक खींच जाते हैं, और इसीलिए जो पानी के पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स, वो काफी दूर तक निकल जाते हैं कपड़ा जब आपका घूमता है। तो सेम कहानी चलती है, क्रीम फ्रॉम मिल्क बाई चर्निंग। ठीक है, तो वो जो मथनी लगता है, तो कई जगहों पे मैंने कहीं पे मैं वीडियो देख रहा था, उसमें वो दूध से जो वो बना रहा था, क्रीम निकाला था, वॉशिंग मशीन में उसने डाल दिया था। ठीक है, बोला कि सेम काम तो करता है, सेंट्रीफ्यूगल टेक्नोलॉजी काम करता है। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन में ही डाल के उसको क्या कर लेने का है, अपना चर्निंग कर लेने का। ठीक है, कभी कपड़े उपड़े धोना हो तो मिक्सर में डाल के ट्राई करना। ठीक है, वो चर्निंग करता है कि नहीं करता है। बॉल बियरिंग्स आर यूज्ड इन बाइसाइकल्स, कार एटसेट्रा। सेम ना, डिक्रीज कराओगे। इफेक्टिव एरिया ऑफ कांटेक्ट को आप क्या कराना चाहते हो, डिक्रीज कराना चाहते हो, वही बात हमने करी अभी। स्टेटमेंट फोर्स एज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दिस स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने बात कर रहा हूं, नॉर्मल कंडीशन में हमेशा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो हाईएस्ट होगा। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमसे हमेशा ज्यादा होगा, उसके बाद आपका होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और उससे कम हो जाएगा और आपका रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन, सभी फ्रिक्शंस में स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा है, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट आपको करेक्ट है। बाकी इसके आगे कहानी हम लोग जो है वर्क पावर एनर्जी वो आगे देखेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चंस ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, ये सिंपल आपका इसलिए मुश्किल है क्योंकि रिवीजन छूटे हुए हैं, 10th 9th 10th पढ़े टाइम हो गया, जमाना हो गया, तो लग रहा है कि भाई ये क्या क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लोगे तो बहुत टफ क्वेश्चन है। हाँ जी।